कि प्रबंध होता क्या है, मैनेजमेंट होता क्या है। जब हमें लक्ष्य ही नहीं पता होंगे, जब हमारे उद्देश्य ही क्लियर नहीं होंगे, तो किस चीज को हम अचीव कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या संसाधन जुटाएंगे। लोगों को लोगों के कार्य पता होते हैं और उन्हें करवाने के लिए एक मैनेजमेंट होता है। प्रबंध क्या है? एक सामूहिक क्रियाकलाप है, यानी प्रबंध एक ग्रुप एक्टिविटी है। उत्पादन में वृद्धि करना, ये लक्ष्य था। टाइम क्या दिया गया इसके लिए? 1 महीना। लेकिन हुआ क्या भाई? हुआ क्या कि केवल 4% ही लक्ष्य प्राप्त हो पाया 1 महीने के अंदर। हेलो बच्चों, मैं आ गई हूं आपके क्लास 12th के व्यवसाय अध्ययन को लेकर के, और मैं हूं आपकी अपनी मैम सौम्या मैम। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्लास 12th में आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था आप लोगों का कि मैम क्लास 12th का सिलेबस जो है वो इतना बड़ा है व्यवसाय अध्ययन का, इसे कैसे पढ़ना है, इसे कौन पढ़ाएगा, कब स्टार्ट होगा। तो ये सारी समस्याएं आपकी अब पूरी तरह से क्या हो रही हैं, इनका समाधान हो रहा है। क्लास 12th को ये व्यवसाय अध्ययन को लेकर के मैं आ गई हूं आपके साथ। तो सबसे पहले आज हम लोग जिसकी बात करेंगे वो होगा अध्याय 1। अध्याय 1 क्लास 12th के पाठ्यक्रम का पहला अध्याय। इसको हम लोग आज एक शॉर्ट में, यानी एक ही वीडियो में पूरी तरह से डिटेल्ड में व्याख्या के साथ समझेंगे कि क्लास 12th का पहला जो चैप्टर है उसमें क्या क्या हमें पढ़ना है और उसमें जो विषय वस्तु है उसके अर्थ क्या है। ठीक है, तो लेकर के आज हम आए हैं व्यवसाय अध्ययन। ठीक, 1 मिनट, व्यवसाय अध्ययन हम लोग लेकर के आ गए हैं, और इसमें जो क्लास लेकर के आए हैं वो है आप लोगों के लिए पहला चैप्टर, चैप्टर नंबर 1। और इस चैप्टर का नाम क्या है भाई? इस चैप्टर के नाम है प्रबंध की प्रकृति और महत्व। प्रबंध की प्रकृति और महत्व। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्रबंध के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, उसकी प्रकृति के बारे में, उसके महत्व के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये पूरा चैप्टर हम लोगों को प्रबंध से संबंधित चैप्टर है, मैनेजमेंट से संबंधित चैप्टर है। चलिए पहले हम लोग ये भी देख लेते हैं बेटा कि आज हमें पढ़ना क्या है, यानी आज के लक्ष्य क्या है। तो पहला हमें पढ़ना है प्रबंध की आधुनिक अवधारणा, यानी प्रबंध का कॉन्सेप्ट। फिर हमें पढ़ना है, इसी का मतलब हो गया प्रबंध का अर्थ, यानी मीनिंग हम लोग पढ़ेंगे, प्रबंध के अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रबंध की विशेषताएं या लक्षण, प्रबंध के लक्षण कौन कौन से हैं, उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। फिर हमने पढ़ना है प्रबंध के उद्देश्य, प्रबंध का महत्व, प्रबंध की प्रकृति। ठीक है, उद्देश्य, महत्व और प्रकृति। फिर हम लोग आज ही पढ़ लेंगे प्रबंध के स्तर भी, प्रबंध के कार्य भी, और लास्ट का जो टॉपिक है वो है समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन। तो ये थी विषय वस्तु जिसको हम लोग आज इस अध्याय में समाप्त करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, और ये पूरा का पूरा जो है वो अध्याय 1 ही है। ठीक, तो लक्ष्य हमें पता चल गया कि आज पढ़ना क्या क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं जल्दी से प्रबंध के बारे में कि प्रबंध होता क्या है, मैनेजमेंट होता क्या है। बच्चों ये आप लोगों को दिख रहा है, ये पिक्चर दिख रही है आप लोगों को? कुछ समझ में आ रहा है इसमें क्या दिखाया जा रहा है? यहाँ पर एक बॉस, एक अधिकारी खड़ी है, और इनके साथ क्या है, इनके कुछ कर्मचारी लोग यहाँ पर खड़े हैं। ये बॉस जो है वो उनको क्या कर रही हैं, आदेश दे रही हैं, डायरेक्शन दे रही हैं, बहुत खुश भी लग रही हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे से यहाँ पर लोगों को बता रही हैं कि उन्हें करना क्या है, जो उद्देश्य निर्धारित हुए हैं संगठन के वो क्या है, उनको पूरा कर लिया गया, उनको अचीव कर लिया गया, ये भी इन्हें बता रही हैं। यानी कहीं ना कहीं अपने कर्मचारियों को अपने अंदर, क्या अपने अंडर में जो उनके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उनको दिशा निर्देश प्रदान करना, उनके कार्यों को उनको बताना, उनको गाइड करना, उनको मोटिवेट करना, उनको अभिप्रेरित करना, ये सारे कार्य वो कर रही हैं। तो ये कौन हो सकती हैं? ये यहाँ पर क्या इनका रोल हो सकता है, क्या इनकी भूमिका हो सकती है? ये है प्रबंधक। जी हाँ, किसी संगठन में ये जरूर एक प्रबंधक होंगी। क्यों? क्योंकि ये नेतृत्व कर रही हैं,
ये उद्देश्य निर्धारित करने के बाद उन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए कर्मचारी यानी जो लोग हैं संगठन में उनसे कार्य करवा रही हैं और उनको दिशा भी दे रही हैं कि कार्य को करना कैसे है। तो ये कौन है? प्रबंधक हैं। ठीक है, और ये जो पूरा का पूरा अवधारणा या जो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है वो क्या है? प्रबंध की अवधारणा को बताता है, यानी प्रबंधक क्या करता है, प्रबंध होता क्या है, प्रबंध में कैसे लोगों से काम को करवाया जाता है, ये सारी चीजें हम लोग इसी अध्याय में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले ये जानो कि प्रबंध का अर्थ क्या है। ठीक है, प्रबंध यानी मैनेजमेंट का अर्थ क्या है? तो मैनेजमेंट का अर्थ होता है, क्या हम कह सकते हैं एक आसान से शब्दों में, साधारण शब्दों में, कि प्रबंधक जो कुछ भी करवाता है लोगों से उसे कहते हैं प्रबंध करना। यानी प्रबंध में क्या आता है? लोगों से काम करवाना ही प्रबंध है। प्रबंध लोगों से काम करवाने की कला है। कैसे एक प्रबंधक लोगों से कार्य पूरा करवाए ताकि उद्देश्यों की पूर्ति हो सके, इसी को हम लोग कहते हैं प्रबंध। उसने बहुत अच्छे से प्रबंध किया। तो आसान शब्दों में तो हम ये समझ गए कि प्रबंध का मतलब क्या है, लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला जब तक कि हम प्रबंध के बारे में अच्छे से नहीं समझ लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रबंध के बारे में कुछ चीजें लिखी हुई हैं। प्रबंध संगठन के लक्ष्यों को, संगठन के लक्ष्यों को कुशलता एवं प्रभावपूर्णता, ये दो शब्द आ गए भाई, कुशलता और प्रभावपूर्णता के साथ प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य करवाने की प्रक्रिया है। बेटा, इसमें तीन चीजें आई हैं। प्रबंध है क्या? प्रबंध लोगों से यानी कर्मचारियों से, संगठन में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे काम करवाने की प्रक्रिया है। और ये काम कैसे करवाना है? कुशलता के साथ करवाना है, प्रभावपूर्णता के साथ करवाना है। कुशलता मतलब एफिशिएंसी होनी चाहिए, प्रभावपूर्णता मतलब इफेक्टिवनेस होनी चाहिए। उसके साथ काम करवाने की प्रक्रिया है। प्रक्रिया क्या होती है भाई, इसको भी हमें जानना चाहिए। ठीक है, तो भैया ये तो हम समझ गए, एक साधारण से शब्दों में हम ये आधार समझ गए कि प्रबंध का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। अगर इसको लिखना है तो हमें कहीं ना कहीं कुछ परिभाषाएं जरूर लिखनी होंगी। परिभाषाएं किसकी? विशिष्ट ऑथर्स की। तो कुन्स एंड ओडोनल ने क्या कहा है कि प्रबंध औपचारिक संगठित दलों में काम कर रहे व्यक्तियों के लिए एक प्रभावी पर्यावरण सृजन करता है। औपचारिक संगठित दल, ठीक है, औपचारिक का मतलब होता है जो पूर्व नियोजित संगठनात्मक एक रूपरेखा तैयार की जाती है अधिकार और उत्तरदायित्व के आधार पर। तो हम कहते हैं कि एक ढांचा होता है, संगठन एक ढांचा है जिसमें सभी लोगों को पता है कि उन्हें कार्य क्या करने हैं, उनके अधिकार क्या हैं और उनके कर्तव्य क्या हैं। ये पूर्व नियोजित होता है। तो औपचारिक संगठित दलों में काम कर रहे व्यक्तियों के लिए एक प्रभावी पर्यावरण सृजन करना है। बेटा, प्रबंधक ही देखता है कि कर्मचारी जो है वो सही तरीके से कार्य करें। और सही तरीके से कार्य कैसे करेंगे? जब उन्हें सही पर्यावरण यानी सही एनवायरनमेंट, कार्य करने की सही स्थिति प्रदान की जाए। तो प्रबंधक का कार्य होता है लोगों से काम करवाना, और लोगों से काम करवाने के लिए वो उन्हें निर्देश देता है, उन्हें अभिप्रेरित करता है, उनकी बातों को सुनता है, उनकी समस्याओं का समाधान करता है। तो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि प्रभावी पर्यावरण का सृजन करने का कार्य करना ही प्रबंध है। ठीक है, अब यहां पर बेटा एक कुन्स एंड ओडोनल ने नहीं, जेम्स ने कहा है कि प्रबंध यह जानने की कला है कि आप व्यक्तियों से क्या करवाना चाहते हैं, तत्पश्चात यह देखना है कि वे इसे सर्वोत्तम और मितव्ययितापूर्ण तरीके से करें। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, प्रबंध क्या है बेटा? प्रबंध यह जानने की कला, पहले तो इसे एकदम कला कहा गया है कि ये कला एक आर्ट है। लोगों से काम करवाना एक आर्ट होता है, एक कला होती है। ठीक है,
और तत्पश्चात यह देखना भी है कि ये सर्वोत्तम तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, प्रभावी तरीके से कार्य कंप्लीट हो, टाइम पर कंप्लीट हो और मित व्ययता पूर्वक, यानी कम अपव्यय से, यानी कॉस्ट भी कम आए, लागत भी कम आए और हमारा जो उद्देश्य है वो भी समय पर पूरा हो। ये तभी संभव है जब सही तरीके से प्रबंध किया जाए। तो बच्चों ये ध्यान रखना कि प्रबंध क्या है, एक कला है, काम करवाने की कला है। प्रबंधक तो जरूर काम करता है लेकिन वो लोगों से काम करवाता है और लोगों से इस तरह से काम करवाता है कि वो प्रभावी हो, यानी समय पर कार्य कंप्लीट हो और साथ ही साथ कुशलतम उपयोग हो रिसोर्सेस का, संसाधनों का, ये भी हो। ठीक है, तो ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन आप जरूर लिखेंगे जब भी आप लिखने वाले हैं। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अवधारणा जब हमने साधारण से शब्दों में पढ़ी थी तो उसमें हमने ये देखा था कि प्रबंध क्या है। प्रबंध लोगों से काम कराने की कला है, ठीक है, ये तो हो ही गया। फिर प्रबंध में उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। किस प्रकार से की जाती है? प्रभावपूर्णता के साथ और कुशलता के साथ। और ये क्या है? ये एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो आइए समझते हैं इन्हीं 3 शब्दों का अर्थ, इन्हीं 3 शब्दों के बारे में। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जब भी आप प्रबंध की अवधारणा या प्रबंध की परिभाषा लिखेंगे तो इन 3 शब्दों के बगैर आपकी परिभाषा जो है वो अधूरी होगी। क्यों अधूरी होगी? क्योंकि प्रबंध एक प्रक्रिया के रूप में होता है जिसमें उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। किस प्रकार से? प्रभावी और कुशलतम तरीके से। ठीक, तो आइए पहले बात करते हैं इसे प्रक्रिया क्यों कहा जाता है। बेटा प्रबंध में जो भी कार्य किए जाते हैं 5 कार्य मुख्यतः किए जाते हैं और ये 5 जो कार्य हैं उनका एक क्रम होता है, एक श्रृंखला होता है। एक के बाद एक कार्य जब हम करते हैं तो हम कहते हैं कि हम कार्य प्रक्रिया में कर रहे हैं या चरणों में कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रक्रिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रबंध के जो 5 मुख्य कार्य हैं, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन एवं नियंत्रण, इनका एक क्रम होता है। सबसे पहले कौन सा कार्य आता है? सबसे पहले आता है नियोजन। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? प्लानिंग करते हैं, नियोजन करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? नियुक्तिकरण करते हैं, संगठन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? संगठन करते हैं यानी ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रबंधक क्या करता है? नियुक्तिकरण होता है। ठीक है, यानी स्टाफिंग का कार्य किया जाता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है? निर्देशन होता है। उसके बाद डायरेक्टिंग का काम किया जाता है। और लास्ट में क्या कर रहे हैं? लास्ट में हम कर रहे हैं कंट्रोलिंग यानी नियंत्रण। तो बेटा ये देखिए, ये जो क्रम है यानी ये जो कार्यों की श्रृंखला है वो उसी क्रम में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पहले हमने संगठन बना लिया, पहले हमने संसाधन जो है उनका अरेंजमेंट कर लिया, पहले हमने पदों का निर्माण कर लिया और उसके बाद ये देखेंगे कि संगठन का उद्देश्य क्या है। यानी नियोजन हम बाद में कर रहे हैं, प्लानिंग हम बाद में कर रहे हैं, संगठन हमने पहले बना लिया। तो ऐसा संभव है क्या? जब हमें लक्ष्य ही नहीं पता होंगे, जब हमारे उद्देश्य ही क्लियर नहीं होंगे तो किस चीज को हम अचीव कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या संसाधन जुटाएंगे, है ना। इसी तरह मान लीजिए अगर आपने पदों का निर्माण नहीं किया यानी संगठन नहीं बनाया और आप नियुक्ति करने लगे यानी नियुक्तिकरण पे आ गए, तो नियुक्ति का किस बात का करोगे भाई? नियुक्तिकरण में तो आपको उचित कर्मचारी चाहिए ना, उचित योग्यता वाले। तो जब आपके पद ही नहीं बने हैं, जब आपके पदों का निर्माण ही नहीं हुआ है तो उन्हें आप भरोगे कैसे? तो बेटा हर एक जो कार्य है उसका एक क्रम होता है और जब भी हम किसी कार्य को किसी क्रम में करते हैं तो हम यहाँ पर प्रक्रिया शब्द का प्रयोग करते हैं। तो प्रक्रिया समझ गए कि प्रबंध को प्रक्रिया क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रबंध के जितने भी 5 महत्वपूर्ण कार्य हैं वो क्रमवार होते हैं, एक क्रम में होते हैं, एक श्रृंखला में होते हैं, इसीलिए इसे प्रक्रिया कहा गया है। आइए बात करते हैं प्रभावपूर्णता की। प्रभावपूर्णता क्या होती है? इफेक्टिवनेस जिसे कहते हैं। अगर
इसको पहले पढ़ लेते हैं। प्रभावपूर्ण होना अथवा कार्य को सही ढंग से करने का अर्थ है दिए गए कार्य को पूरा करना, दिए गए कार्य को पूरा करना अथवा लक्ष्य को प्राप्त करना। बेटा, उद्देश्यों को अगर आपने प्राप्त कर लिया, अगर किसी प्रबंधक ने लोगों से कार्य करवा लिया समय पर, टाइम पर, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है टाइम का एलिमेंट। जो टाइम नियोजित किया गया था उसी टाइम पर अगर कार्य पूरे कर लिए गए, उद्देश्य और लक्ष्य अगर पूरे हो गए, तो हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि प्रबंध प्रभावी पूर्ण था, प्रभावपूर्णता के साथ कार्य संपन्न हुआ। ठीक है, तो प्रभावपूर्ण होना अथवा कार्य को सही ढंग से करने का अर्थ होता है दिए गए कार्य को पूरा करना, समय पर पूरा करना अथवा लक्ष्य को प्राप्त करना। ठीक, आइए बात करते हैं तीसरा तत्व जो कि प्रबंध की अवधारणा में जरूर आप लोग लिखते हैं और लिखना चाहिए, वो है कुशलता। कुशलता क्या होती है बेटा? कुशलता को हम लोग कहते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी के साथ कार्य पूर्ण करना ही प्रबंध है। कुशलता में लागत लाभ विश्लेषण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लागत लाभ विश्लेषण का ध्यान रखा जाता है। यह कम साधनों से अधिक लाभ अर्जित करने पर ध्यान देता है। अधिक लाभ और साधन क्या? कम। ठीक है, यह मुद्रा, सामग्री, उपकरण, व्यक्तियों इत्यादियों का कम निवेश करके अधिक उत्पादन की प्राप्ति पर जोर देता है। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट जो है वो कम करना, कॉस्ट को मिनिमाइज करना, लागत को कम करना और लाभ को अधिकतम करना, उत्पादन को अधिकतम करना। यानी कम पैसे में अगर उद्देश्य पूरे हो जाएं, कम लागत में अगर उद्देश्य अचीव हो जाए, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि कुशलता पूर्वक प्रबंध ने अपने कार्यों को किया है। ठीक है, कुशलतम उपयोग किया है संसाधनों का। तो प्रबंध क्या है? प्रबंध की अवधारणा आप समझ गए। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट है एक प्रक्रिया। मैनेजमेंट एक प्रक्रिया है जिसमें उद्देश्यों की पूर्ति प्रभावी पूर्ण एवं कुशलता के साथ की जाती है। ठीक है, तो बहुत ही आसान शब्दों में आपको यही लिखना है कि प्रबंध एक प्रक्रिया है जिसमें उद्देश्यों की पूर्ति प्रभावपूर्ण और कुशलता पूर्वक की जाती है। ठीक, आइए नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, प्रबंध की विशेषताओं की बात करते हैं। बच्चों, प्रबंध का मीनिंग आप समझ गए? क्या लिखोगे? प्रबंध क्या है? पहले तो आप अगर कुछ भी नहीं जानते हो तो आप क्या लिखते हो? प्रबंध लोगों से काम करवाने की कला है। ठीक है, प्रबंधक क्या करता है? दूसरे लोगों से काम करवाता है कि ये कर दो, वो कर दो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। ठीक, अब हम बात करेंगे उसको और अच्छे से लिखने की। तो हम क्या लिखेंगे कि प्रबंध एक प्रक्रिया है जिसमें उद्देश्यों की पूर्ति प्रभावीपूर्ण एवं कुशलतापूर्वक की जाती है। ठीक, उद्देश्य यानी संगठन के जो लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति प्रभावपूर्ण यानी समय पर काम कंप्लीट कर लेना और कुशलता के साथ यानी कम लागत पर अधिक लाभ लेते हुए कार्य को पूर्ण करना है। ठीक है, चलो इस चैप्टर से अभी जो ये टॉपिक है प्रबंध की विशेषता, इसको समझने से पहले मैं एक क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने वाली हूं। क्वेश्चन क्या है पहले ये ध्यान से समझना। ठीक, चलो आप बताओ मुझे जरा, जरा ये बताओ मुझे कि अगर 5% का उत्पादन एक महीने में करने का लक्ष्य रखा गया,
ठीक है। अब यहाँ 1 महीने में हम बात कर रहे हैं कि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1 महीने का टारगेट है, ठीक है, 1 मंथ है। 1 महीने में क्या करना है भाई, 5% का उत्पादन बढ़ाना है। उत्पादन 5% 1 महीने में करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक, इसको जरा देखना तो, 5% का उत्पादन दो महीने में पूरा हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों देखो, 1 महीने का लक्ष्य था 5% उत्पादन में वृद्धि करना, और हो क्या रहा है, हो रहा है 5% उत्पादन जो बढ़ रहा है वो क्या हो रहा है, 2 महीने में पूरा हो रहा है। अब 2 महीने में हम बात करें 1 महीने की, तो 1 महीने में कितना हुआ था, ओनली 4% का उत्पादन वृद्धि हुआ। अब आप ये बताओ, यहाँ पर कौन सा तत्व प्रबंध का नहीं पाया गया है? क्या यहाँ प्रबंध प्रभावी पूर्ण रहा? क्या प्रभावी पूर्ण तरीके से कार्य संपन्न किया गया? बताइए मुझे, सोचिए, प्रभावपूर्णता कब होती है, प्रभावी प्रबंध कब होता है? जब कार्य समय पर पूरा कर लिया जाए, जब लक्ष्यों की पूर्ति हो जाए, वो भी समय पर हो जाए। लक्ष्य क्या थे, 5% उत्पादन में वृद्धि करना, उत्पादन में वृद्धि करना, ये लक्ष्य था। टाइम क्या दिया गया इसके लिए, 1 महीना। लेकिन हुआ क्या भाई, हुआ क्या कि केवल 4% ही लक्ष्य प्राप्त हो पाया 1 महीने के अंदर। तो यहां पर प्रबंध जो है वो प्रभावी पूर्ण नहीं रहा। ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और चीज की, देखो जरा, सोच के बताना थोड़ा सा। मान लेते हैं 5% उत्पादन में वृद्धि करने का लक्ष्य, उत्पादन वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। और इसके लिए एक बजट भी दे दिया गया है। बजट क्या बनाया गया है भाई, बजट बना दिया गया कि आपको 1 लाख रुपए दिए गए हैं, 5% उत्पादन वृद्धि करने के लिए आपको खर्च करना है केवल 1 लाख रुपए। ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ भाई, 5% का तो उत्पादन जो वृद्धि था, उसका लक्ष्य जो था वो तो पूरा हो गया। ठीक है, वो पूरा हो गया। लेकिन हुआ क्या, बजट है वो कितना हो गया, बजट बढ़कर क्या हो गया, 2 लाख हो गया। अब यहां पर बताओ कि कौन सा जो प्रबंध की अवधारणा का जो तत्व है वो कौन सा नहीं पाया गया इसमें? क्या यहाँ पर प्रबंध कुशल रहा? क्या प्रबंध में कुशलता पाई गई है यहाँ पर? आप बताइए जरा, कुशलता किसे कहते हैं? कुशलता कब होती है, जब समय पर कार्य पूरा कर लिया जाए तब उसे कहेंगे कि वो कुशलता पूर्वक है, या ये कहेंगे कि अगर कम लागत में जो लक्ष्य हैं वो अगर प्राप्त कर लिए जाएं, 5% का उत्पादन का जो लक्ष्य रखा गया था, अगर वो 1 लाख के अंदर ही पूरा हो जाता तो हम ये कहते कि प्रबंध ने बहुत अच्छे से लोगों से कार्य करवाया है, या प्रबंध बहुत ही कुशल रहा है। लेकिन यहाँ पर कुशलता नहीं मानी जाएगी, क्योंकि 2 लाख रुपए लग गए 5% की वृद्धि करने में उत्पादन के लिए। 2 लाख बजट जो है वो 2 लाख रुपए लगा दिए गए। ठीक, तो इसको बहुत देखना है, बहुत समझना है कि हम कैसे समझेंगे कि ये प्रबंध जो है वो सही तरीके से कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आइए, तो आप ये समझ गए कि प्रभावपूर्णता क्या होती है और कुशलता क्या होती है।
आइए देखते हैं प्रबंध की विशेषताओं के बारे में। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रबंध की विशेषताएं, यानी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रबंध की मुख्य विशेषताएं यह है, प्रबंध एक लक्ष्य अभिमुख प्रक्रिया है। लक्ष्य अभिमुख, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस कहा गया। प्रक्रिया तो आप समझ गए क्यों प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें जो कार्य होते हैं वो एक क्रम में होते हैं, एक श्रृंखला में होते हैं। एक लक्ष्य गोल ओरिएंटेड, बेटा देखो मैंने अभी आपको एक जो एग्जाम्पल दिया था उसमें एक लक्ष्य क्या था, 5% का उत्पादन में वृद्धि करना, ठीक, वो एक लक्ष्य था। तो इसी लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए प्रबंध के जितने अदर दूसरे जो कार्य हैं, चाहे वो संगठन निर्माण करना हो गया, चाहे वो नियुक्तिकरण करना हो गया, चाहे वो कर्मचारियों को दिखाना कि भाई 5% के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए आपको कार्य कैसे करना है, कितने समय आपको देने हैं, आपको अगर कार्य कर्मचारी ने सही तरीके से कर लिया तो उनको मोटिवेट भी किया जाता है, अभिप्रेरित भी किया जाता है, उनको पारिश्रमिक भी दिया जाता है, और उनका अच्छे से चुनाव करना कि वो सही तरीके से कार्य करे। तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं किसी गोल को, किसी लक्ष्य को अचीव, पूरा करने के लिए किया जा रहा है। तो प्रबंध एक लक्ष्य अभिमुख प्रक्रिया है। बिना लक्ष्य के, बिना उद्देश्यों के कोई कार्य नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्रबंध को पता ही नहीं है, संगठन को पता ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें कार्य क्या करना है, उन्हें किस दिशा में जाना है, उनका उद्देश्य ही नहीं उन्हें पता है। तो उद्देश्य निर्धारित करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध एक लक्ष्य अभिमुख प्रक्रिया है। इसमें गोल का होना, इसमें गोल का होना बेहद जरूरी माना गया है। गोल यानी लक्ष्य, उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए ही कार्य किए जाते हैं, जो भी कार्य होते हैं। प्रबंध व्यापक है या सार्वभौमिक है? बेटा व्यापक क्या होता है पहले इसको समझो। देखो, आपने अपने घरों में देखा होगा, आपकी मदर हैं, आपकी मम्मी जो हैं, वो क्या करती हैं, आपके लिए खाना बनाती हैं, ठीक है। वो सुबह से उठकर, अगर वो एक हाउसवाइफ है तो सुबह से उठकर वो आपके लिए खाना बना रही हैं, वो घर को बिल्कुल तरीके से रख रही हैं, वो घर का बजट देख रही हैं, वो घर में सारे सामान है कि नहीं है उसका वो नियोजन कर रही हैं, उसको वो संगठित कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों वो क्या कर रही हैं, वो भी प्रबंध कर रही हैं घर के कार्यों के लिए, या घर के कार्यों का प्रबंध कर रही हैं। सेम यही चीज हम ये देखेंगे कि प्रबंध जो है वो घरों में भी पाया जा रहा है। और आपने ये भी देखा होगा कि किसी स्कूल्स में चले जाओ, वहां पर भी मैनेजमेंट होता है, वहां पे भी जितने कार्य होते हैं उसको देखने के लिए मैनेजमेंट होता है, लोगों को लोगों के कार्य पता होते हैं और उन्हें करवाने के लिए एक मैनेजमेंट होता है। इसी तरह अगर आप देखोगे तो किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में, यानी किसी अगर हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ तो मैनेजमेंट पाया ही पाया जाता है। वहाँ भी प्लानिंग, वहाँ भी ऑर्गेनाइजिंग, वहाँ भी नियोजन, संगठन, नियंत्रण, नियुक्तिकरण, ये नियंत्रण कार्य हो रहे हैं, है ना। तो हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन, हर तरह के संगठन, हर जगह पे, चाहे वो सरकारी संगठन हो, चाहे वो निजी संगठन हो, चाहे वो स्मॉल लेवल पर यानी छोटे पैमाने पर किया जाने वाला संगठन हो या बड़े पैमाने वाला संगठन हो, घर हो, स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, विद्यालय हो, हर जगह पर संगठन के या प्रबंध, किसी भी प्रकार का संगठन हो, प्रबंध पाया जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध की जो अवधारणा है या जो प्रबंध की विशेषता है वो क्या है, प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, व्यापक प्रक्रिया है, क्योंकि ये हर स्थान पर, हर जगह पर पाई जाती है, हर प्रकार के संगठन में पाई जाती है, छोटे बड़े, निजी, सरकारी, घर, हॉस्पिटल, स्कूल्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह आपने प्रबंध को देखा है, मैनेजमेंट को देखा है, क्योंकि हर जगह कार्य होंगे और कार्यों को व्यवस्थित तरीके से करवाने के लिए प्रबंध की आवश्यकता होगी। बिना प्रबंध किए कार्य संपूर्ण नहीं हो सकते और बिना प्रबंध किए उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकती है। तो प्रबंध क्या है, व्यापक है। तीसरा देखते हैं, प्रबंध बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है। प्रबंध की ये तीसरी विशेषता होती है कि प्रबंध बहुआयामी माना गया है। बहुआयामी का मतलब समझो बेटा, इसमें 3 चीजें आती हैं। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच में 3 चीजें हम लोग पढ़ते हैं। क्या है, प्रबंध, कार्यों का प्रबंध, ठीक है,
मल्टी डायमेंशनल यानी बहुआयामी का जो पहला आयाम है वो है कार्यों का प्रबंध, दूसरा है लोगों का प्रबंध, ठीक है, और तीसरा जो आयाम है मल्टी डायमेंशनल अप्रोच में वो है प्रक्रियाओं, प्रबंध। तो बेटा यहां पर 3 आयाम है, बहुआयामी का मतलब 3 आयाम हो गया, 3 चीजों का प्रबंध करना या प्रबंध में 3 चीजों का बेसिकली ध्यान रख दिया जाता है। अब बेटा ये देखो बच्चों कि कार्यों का प्रबंध कैसे होता है। हम सब जानते हैं कि व्यवसाय उद्यम या व्यवसाय उपक्रम में बहुत सारे कार्य होते हैं, ठीक है। एक मुख्य कार्य होता है किसी भी संगठन का, कोर वर्क जिसे कहते हैं, जैसे उत्पादन, कोई अगर विनिर्माण उद्योग है या कोई वस्तुओं का निर्माण करने वाला उद्योग उपक्रम है या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो वहां पर क्या होता है, उत्पादन संबंधी कार्य जो होते हैं वो मुख्य कार्य होते हैं। और इस मुख्य कार्य से बहुत सारे उप कार्य भी होते हैं जो उससे सहयोगी कार्य होते हैं। तो मुख्य कार्यों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है और मुख्य कार्यों को विभक्त करके बांट करके उन्हें छोटे छोटे कार्यों में, छोटे छोटे इकाइयों में बांटा जाता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि वर्क यानी कार्यों का विभाजन करके, कार्यों को विभागों में बांट करके और मुख्य कार्यों पर ज्यादा ध्यान दे करके प्रभावी पूर्ण तरीके से यानी समय पर कार्यों को पूरा करके और कुशलता के साथ, यानी प्रभावपूर्णता और कुशलता, बेटा फिर से वही सारे वर्ड आ गए, प्रभावपूर्ण और कुशलता के साथ अगर आप प्रबंध, अगर क्रियाओं को मैनेज करता है, कार्यों को मैनेज करता है, तो हम ये कहेंगे कि कार्यों का प्रबंध हो जाएगा। तो पहला काम प्रबंध में क्या करते हैं, कार्यों का प्रबंध करते हैं। और कार्यों का प्रबंध कैसे हो सकता है, कुशलता के साथ हो सकता है, लागत कम करके कार्यों को मैनेज किया जा सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि सही समय पर यानी टाइम पर अगर लक्ष्य जो बनाए गए हैं वो अगर पूरे कर लिए जाएं तो हम ये कहेंगे कि क्या हो गया भाई, वो प्रभावपूर्ण तरीके से कार्यों का प्रबंध हो गया है। तो ये 2 चीजें अगर आप इसमें लिख देंगे कार्यों के प्रबंध में तो आप इसके पहले आयाम को स्पष्ट कर सकेंगे। अब बात करेंगे दूसरे आयाम की, तो लोगों का प्रबंध। भाई प्रबंध है क्या, लोगों से काम करवाना ही तो प्रबंध है। लोगों से काम करवाने के लिए ही तो सारा काम प्रबंधक कर रहा है। अब लोगों से काम करवा कैसे सकता है वो, उन्हें निर्देश दे करके, है ना, निर्देश दे करके। निर्देश में वो क्या कर सकता है, उनका पर्यवेक्षण करके, सुपरविजन करके, उन्हें दिशा निर्देश दे करके, अभिप्रेरित करके, उनके साथ संचार करके यानी कर्मचारियों के साथ बातचीत करके, उनकी समस्याओं का समाधान करके, पर्यवेक्षण यानी उनको गाइड करके, उनका सुपरविजन करके, डायरेक्शन करके, निर्देश दे करके, नेतृत्व करके, यानी निर्देशन कार्य के द्वारा एक कर्मचारियों को अच्छे से क्या किया जा सकता है, प्रबंध किया जा सकता है कर्मचारियों का, लोगों का। ठीक है, तो लोगों का प्रबंध निर्देशन के माध्यम से हो सकता है। निर्देशन में भी क्या कर सकते हैं बेटा, अभिप्रेरणा कर सकते हैं, संचार कर सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं, इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, आदेश दे सकते हैं। इस तरह से लोगों का प्रबंध हो रहा है। अब हम बात करेंगे प्रक्रियाओं का प्रबंध। हम सब जानते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है, उसमें कई सारे कार्य होते हैं। कार्य अगर हम बात करें तो उत्पादन संबंधी कार्य होते हैं, क्रय संबंधी कार्य होते हैं, विक्रय संबंधी कार्य होते हैं, मानव संसाधन इकट्ठा करने से संबंधी कार्य होते हैं। तो ये सारे जो कार्य हैं, अगर उन एक जैसे प्रकृति वाले कार्यों को अगर एक विभाग बना दें, जैसे उत्पादन संबंधी कार्यों के लिए उत्पादन विभाग बना दें, विक्रय संबंधी कार्यों के लिए अगर विक्रय विभाग बना दिया जाए, क्रय संबंधी कार्यों के लिए अगर क्रय विभाग बना दिया जाए, इसी तरह से मानव संसाधन अरेंज करने से संबंधित एक मानव संसाधन विभाग बना दिया जाए, तो हम क्या कहेंगे कि हर एक विभाग का एक हेड, एक अधिकारी नियुक्त कर दें और वो अधिकारी अपने विभाग से संबंधित कार्यों के प्रति
उत्तरदायी हो और कार्यों को यानी अपने विभाग से संबंधित उद्देश्यों को पूरा करवाए। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रक्रियाओं का प्रबंध विभागीकरण करके किया जा सकता है। ठीक है, डिपार्टमेंट बना के किया जा सकता है, और डिपार्टमेंट बनाना, डिपार्टमेंट को मैनेज करना, ये किसका काम है, प्रबंधक का कार्य है। तो प्रबंध में कहीं ना कहीं प्रक्रियाओं का प्रबंध भी होता है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन जिसे कहते हैं। तो बेटा प्रबंध बहुआयामी कैसे है, क्योंकि प्रबंध में 3 आयाम आते हैं। प्रबंध 3 चीजों को देखता है, एक तो कार्य को, ठीक है, कार्यों का प्रबंध करने के लिए प्रभावपूर्णता और कुशलता का प्रयोग कर करके मैनेज करता है, मैनेजमेंट। इसके अलावा लोगों का प्रबंध करता है, लोगों के प्रबंध करने के लिए निर्देशन का जो कार्य है वो किया जाता है। ठीक है, नियुक्तिकरण भी किया जाता है, नियुक्तिकरण भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है प्रबंध का। ठीक है, फिर तीसरा है प्रक्रियाओं का प्रबंध, ऑपरेशन, बहुत सारी क्रियाएं की जाती हैं, उत्पादन, विक्रय, वितरण, इन सब के लिए विभाग बना करके और हर एक विभाग का एक हेड नियुक्त करके यानी विभागीकरण करके लोगों के साथ प्रक्रियाओं का प्रबंध कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रबंध के बहुआयामी कॉन्सेप्ट। आइए बात करते हैं, प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है। बेटा चौथा जो विशेषता है प्रबंध की, वो कह रहे हैं कि प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है। सतत का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, सतत का मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस है। प्रबंध एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी खत्म नहीं होती है। जब तक संगठन, जब तक ऑर्गेनाइजेशन का अस्तित्व है, जब तक ऑर्गेनाइजेशन चल रही होती है, तब तक क्या है, प्रबंध अपना कार्य कर रहा होता है, तब तक प्रबंध की आवश्यकता होती है। तो हम ये जरूर कहेंगे कि क्या है, प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है, एक कंटिन्यूअस नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कभी ना खत्म होने वाली क्रिया है। तभी खत्म होगी जब संगठन का अस्तित्व ही खत्म हो जाए, तभी वहां पर प्रबंध की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। क्यों भाई, देखो मान लो कि प्रबंधक में एक उद्देश्य बनाया गया नियोजन कार्य के द्वारा, उद्देश्य की पूर्ति हो गई। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमने क्या किया था, पहले तो नियोजन किया होगा, फिर संगठन किया होगा, उसके बाद क्या किया हमने, नियुक्तिकरण किया, फिर निर्देशन किया, लास्ट में नियंत्रण किया। वो उद्देश्य पूरा हो गया, वो लक्ष्य पूरा हो गया, वो कार्य पूरा हो गया। उसके बाद नया कार्य बनाएंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो संगठन है, उसका तो अस्तित्व है ना, अभी वो चल रही है। तो फिर नया कार्य बनाया, तो नए कार्य के लिए फिर से क्या किया, फिर से हमने प्लानिंग की, नियोजन बनाया होगा, फिर से संगठन तैयार किया, फिर से क्या किया, नियुक्तिकरण किया, कर्मचारियों की भर्ती की, फिर से निर्देशन हुआ, फिर से नियंत्रण किया गया, मानक निर्धारित करके देखा गया कि सही से कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सारा जो कार्य है, जो प्रक्रिया है, वो लगातार चल रही है, नेवर एंडिंग है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि प्रबंध क्या है, एक सतत प्रक्रिया है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अच्छा, अब ये देखिए कि प्रबंध की जो 5th विशेषता है वो है प्रबंध एक सामूहिक क्रियाकलाप है। प्रबंध क्या है, एक सामूहिक क्रियाकलाप है, यानी प्रबंध एक ग्रुप एक्टिविटी है। तो आइए इसको समझते हैं कि प्रबंध को क्यों एक सामूहिक यानी ग्रुप एक्टिविटी माना जाता है। देखो बच्चों, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ये कौन है भाई, ये हैं राम जी, ठीक है, इनका नाम है राम, ठीक है, और ये किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी संगठन में प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, राम के अंडर में कुछ कर्मचारी होंगे, ठीक है, अधीनस्थ कर्मचारी हैं। चलो मान लेते हैं कि राम के अंडर में 5 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, कौन कौन है भाई, ये देखिए, बड़े मुस्कुरा रहे हैं ये तो। ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी, ठीक है। अब यहां कर देते हैं, इनको भी ला देते हैं। ये है मिस्टर सी, इधर भाई एक और आ गए, ये है मिस्टर डी, और यहां पर मिस्टर ई भी काम कर रहे हैं। किसके अंडर में, राम के अंडर में, ठीक है। राम जो कि कौन है भाई, प्रबंधक है। कौन है, प्रबंधक है।
किसी भी संगठन में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग मान लीजिए ABC लिमिटेड कह देते हैं, ठीक है। ABC लिमिटेड एक संगठन का नाम है। इस संगठन के जो प्रबंधक है वो कौन है? वो है राम जी। राम जी के अंडर में यहां पर कुछ एम्प्लॉय लोग काम कर रहे हैं। कौन कौन से हैं भाई? राम के अंडर में है A, B, C और D और E। चलो, राम ने एक मानक निर्धारित किया है कार्य का। क्या कार्य है? एक वीक में, एक हफ्ते के अंदर राम को 1000 यूनिट का उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है उसने, ठीक है। उत्पादन लक्ष्य है ये 1000 यूनिट प्रोडक्शन करना, उत्पादन करना। कितने समय में भाई? 1 वीक में, एक हफ्ते के अंदर। ये राम ने एक मानक निर्धारित कर दिया अपने कर्मचारियों के लिए, और इसके लिए उन्होंने क्या कर दिया? कार्यों को बांट दिया। ए को दे दिया है उन्होंने, मान लीजिए ए को मिल गया टारगेट क्या है? 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है। तो यहां पर 200 यूनिट्स ए को दे दिया है काम करने के लिए एक हफ्ते के अंदर। 200 यूनिट्स बांट दिया बी को भी, सी को भी 200 यूनिट्स मिल गया, 200 यूनिट। डी और ई भैया को भी मिल गया 200 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए एक हफ्ते के अंदर। अब भाई, सारे जो कर्मचारी हैं संगठन में वो तो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, सब अच्छे हैं, सब अपना अपना काम समय पर पूरा कर लेते हैं। यानी ए भी पूरा कर ले रहा है, बी भी पूरा कर ले रहा है, डी और ई भी कर ले रहे हैं। बच गए सी। सी बहुत ज्यादा लापरवाह तरह के कर्मचारी हैं। हमेशा क्या करते हैं? छुप के बैठ जाते हैं। कोई उन्हें देख तो नहीं रहा है, कोई उनके आसपास तो नहीं है, ताकि सोने के लिए और आराम करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए। तो यहां पर सी ने क्या किया? सी ने एक हफ्ते में अपना सिर्फ 100 यूनिट्स का ही प्रोडक्शन किया। अब आप जरा मुझे सोचकर बताइए, इस उदाहरण के माध्यम से, क्या राम जो प्रबंधक है, वो जो उद्देश्य है संगठन का 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना, क्या वो समय पर हो पाएगा? क्या वो समय पर वो कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं सी ने सपोर्ट नहीं किया। ग्रुप में यानी सामूहिक प्रयास होता है प्रबंधक, और ये प्रबंधन की विशेषता होती है। लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं सी ने लापरवाही की, सी ने सपोर्ट नहीं किया, सहयोग नहीं किया। किसको? राम को। और राम को सहयोग न करने की वजह से यहां पर जो संगठन का उद्देश्य निर्धारित हुआ था एक हफ्ते में उत्पादन करने का, वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं आप इस उदाहरण के माध्यम से ये समझ गए कि प्रबंध किस प्रकार की क्रिया है। एक सामूहिक क्रिया जिसमें हर एक व्यक्ति को अपना पूरा सहयोग देना होगा, तभी जाकर के जो संगठन का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो पाएगी। ठीक है, तो प्रबंध क्या है बेटा? एक सामूहिक क्रियाकलाप है, सबको मिलकर काम करना होगा। एक व्यक्ति के कार्य करने से प्रबंधन के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकती है। चलिए, इस उदाहरण से आप ये समझ गए। आइए हम बात करते हैं प्रबंध की अब 6 विशेषता की। प्रबंध एक गति और शील कार्य है। गतिशील का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे मैं खड़ी हूं, मैंने कोई गति की, मैंने कोई मूवमेंट की। अगर मैं यहां चल रही हूं तो मैंने कोई ना कोई गति की। विज्ञान में तो आप यही पढ़ते हैं गति के बारे में। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर, मैं किस गति की बात कर रही हूं? गतिशील मूवमेंट की बात कर रही हूं। गतिशील कार्य क्यों कहा गया है प्रबंध को, ये समझो। देखो बेटा, प्रबंध जो है यानी जो प्रबंधन है यानी जो प्रबंधक है, वो अपनी नीतियों में, अपने विधियों में, अपनी कार्य प्रणाली में सदैव लगातार परिवर्तन करता रहता है। स्टैटिक नहीं रहता, एक जैसा नहीं रहता है। क्यों ये परिवर्तन करता रहता है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो संगठन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो जिस वातावरण में स्थापित है, वो निरंतर बदलाव हो रहे हैं, उसमें निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं उसमें। और इसी परिवर्तन के अनुसार संगठन को भी अपनी आंतरिक नियमों में, आंतरिक गतिविधियों में परिवर्तन की आवश्यकता होती है।
इस वजह से हम कहते हैं कि प्रबंधन क्या है? प्रबंधन क्या है? प्रबंधन एक गतिशील प्रक्रिया है। हमेशा ही प्रबंधन या प्रबंधक जो है वो आंतरिक वातावरण में परिवर्तन करता रहता है बाह्य वातावरण के परिवर्तन के अनुसार। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई तकनीक में परिवर्तन हुआ, कोई नई तकनीक आ गई, तो उसी के अनुसार क्या करना पड़ेगा? संगठन को अपने आंतरिक तकनीकी में परिवर्तन लाना होगा, आंतरिक उत्पादन तकनीकी में परिवर्तन लाना होगा। इसी प्रकार कर मान लीजिए कि लोगों की यानी जो उपभोक्ताएं हैं उनकी अगर मान लो कि प्रेफरेंस में, वरीयता में, उनकी पसंद और नापसंद में बदलाव आता है, तो क्या जो पुराने उत्पाद थे उनको भविष्य में बेचा जा सकता है? नहीं बेटा। क्यों नहीं बेचा जा सकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की प्रेफरेंस जो है, उनकी जो वरीयताएं हैं, उनकी जो मांग है, उसमें परिवर्तन हो गया। और मांग के अनुसार अगर उत्पादन नहीं होगा, पूर्ति नहीं की जाएगी, तो वह वस्तु जो है वो बाजार में नहीं बिकेगी। तो कहीं ना कहीं अब क्या करना पड़ेगा? उत्पादन विधियों में, उत्पाद में, किस्म में, उसमें परिवर्तन लाना होगा वातावरण के परिवर्तन के अनुसार। तो अगर प्रबंधक पुरानी शैली को, पुराने तरीकों को अपनाएगा तो कभी भी सफल नहीं हो सकता है। तो बेटा क्या समझे इससे? आप ये समझे इससे कि प्रबंधन जो है यानी प्रबंध की जो विशेषताएं हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें प्रबंधन एक गतिशील कार्य होता है, लगातार अपने कार्यों में बदलाव लाता रहता है। ठीक है, तो चलो 7th जो है आपका वो पढ़ते हैं कि वो विशेषता क्या है। 7वीं विशेषता, प्रबंध एक अमूर्त अदृश्य कार्य है। बेटा अदृश्य का मतलब क्या हो गया? जो दिखे ना। अमूर्त का मतलब हो गया क्या? जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसका भौतिक अस्तित्व ही नहीं होता है। तो फिर आप कहेंगे कि मैम प्रबंधक को तो देख सकते हैं, मैनेजर को तो हम लोग देखते हैं, उसको तो हम लोग छू भी सकते हैं, उसका तो अस्तित्व भी होता है। बिल्कुल, प्रबंधक का अस्तित्व होता है, उसे आप देखते हैं, लेकिन जो वो प्रबंध कर रहा है उसको कैसे देखोगे? वो क्या हो गई? उसे आप देख नहीं सकते, लेकिन उसकी उपयोगिता को जब प्रबंधन अपने उद्देश्यों में पूरा हो जाता है तो हम ये फील कर सकते हैं, महसूस करते हैं कि यहां पर प्रबंधन अच्छा है या यहां इस संगठन में प्रबंधन अच्छा नहीं है। कैसे पता चलता है बच्चों? अगर प्रबंधन अपने उद्देश्यों में सफल हो गया तो इसका मतलब है कि प्रबंधन वहां अच्छा पाया जा रहा है। और उद्देश्यों में असफल हो गया, अगर समय पर समय कार्य नहीं हो पाए, अगर जो टारगेट बनाए गए थे वो अचीव नहीं हो पाए, तो हम कहेंगे कि यहाँ प्रबंधन जो है वो सही नहीं है या प्रबंधन बहुत खराब है। तो हम कहते हैं कि प्रबंधन का जो कॉन्सेप्ट है, उसकी जो अवधारणा है वो अमूर्त होती है, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन इसके लक्ष्यों की पूर्ति से, संगठन के लक्ष्यों की पूर्ति से आभास कर सकते हैं कि प्रबंधन कैसा है, अच्छा है कि बुरा है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? अमूर्त और अदृश्य एक विशेषता के रूप में है प्रबंधन की। तो बच्चों आज आप ये समझ गए ना इस पूरे टॉपिक में कि प्रबंधन की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, मैनेजमेंट की मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ये एक लक्ष्य अभिमुख प्रक्रिया है, ये एक व्यापक है, हर जगह पाया जाता है, सार्वभौमिक है, बहुआयामी है, 3 डायमेंशन होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया है ना। कौन कौन से? मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों का प्रबंध करता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, कार्यों का प्रबंध करता है, और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, प्रक्रियाओं का भी प्रबंध करना ही मैनेजमेंट कहा जाता है। मैनेजमेंट कैसा है? चौथा में हमने क्या पढ़ा? प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन रन करेगी, चलेगी, तब तक प्रबंधन वहां पर पाया जाएगा। इसके बाद 6th हमने क्या पढ़ा? जो अभी हमने बताया आपको कि प्रबंध एक गतिशील कार्य है, यानी हमेशा बदलाव लाता रह रहा है अपनी कार्य प्रणाली में। और प्रबंध एक सामूहिक क्रियाकलाप है, मतलब लोग मिलकर कार्य करते हैं तभी प्रबंध सफल हो पाता है। तो सभी के प्रयासों को ही प्रबंध कहा जाता है। फिर प्रबंध को हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते, लेकिन उसकी सफलता असफलता को हम उद्देश्यों की प्राप्ति से इंगित कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। प्रबंध के उद्देश्य, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, प्रबंध के उद्देश्य। बच्चों प्रबंध के मूलभूत 3 उद्देश्य होते हैं, संगठनात्मक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और व्यक्तिगत उद्देश्य। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव,
सामाजिक का मतलब हो गया सोशल ऑब्जेक्टिव और व्यक्तिगत का मतलब हो गया पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। संगठनात्मक ऑब्जेक्टिव यानी संगठन से संबंधित मूल उद्देश्य, जो किसी संगठन के मूल उद्देश्य होते हैं वो प्रबंधक के भी मूल उद्देश्य होते हैं। किसी प्रबंधक को भी संगठनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति कराने के लिए ही नियोजन, संगठन, नेतृत्व और जितने भी नियुक्तिकरण हो गया, निर्देशन हो गया, नियंत्रण हो गया, ये कार्य करने होते हैं। दूसरा है सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य में सोशल ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, जैसे कि भाई कर्मचारियों के प्रति के अलावा समाज के कल्याण करने के लिए सामाजिक उद्देश्य उचित किस्म की वस्तुओं का निर्माण करना और उनका उत्पादन करके उनको बेचना। ठीक है, सामाजिक उद्देश्यों में और सारे उद्देश्य आ सकते हैं, ऐसे कोई भी कार्य ना करना जो कि समाज के लिए वांछनीय ना हो। व्यक्तिगत उद्देश्य कर्मचारी विशेष से संबंधित होते हैं, जैसे कर्मचारियों को उचित मजदूरी और वेतन निर्धारित करना, उनकी समस्याओं को सुनना, उचित कार्य जो है उसके लिए अनुकूल वातावरण बनाना। ठीक है, देखो इसको और अच्छे से समझते हैं। प्रबंध के उद्देश्य, तो प्रबंध के उद्देश्य में संगठनात्मक उद्देश्य, पहले हम लोग ये देखते हैं कि संगठनात्मक उद्देश्यों में कौन से उद्देश्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। देखो संगठनात्मक उद्देश्य 3 तरह के होते हैं। पहला होता है उत्तरजीविता, जिसे हम सर्वाइवल भी कहते हैं, लाभ प्रॉफिट, और तीसरा होता है वृद्धि ग्रोथ। ये संगठन के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य माने जाते हैं और प्रबंध के भी महत्वपूर्ण उद्देश्यों में आते हैं। उत्तरजीविता सर्वाइवल, जब भी कोई संगठन अस्तित्व में आता है तो ये सोच कर आता है कि वो लंबे समय तक चलता रहेगा। ठीक है, सर्वाइवल का जो उद्देश्य होता है वो प्रमुख उद्देश्य होता है ऑर्गेनाइजेशन में। दूसरा आता है लाभ, बिना लाभ के तो व्यापार या व्यवसाय हो नहीं सकता है, तो लाभ जो है वो एक प्रमुख उद्देश्य होता है और प्रबंध भी लाभ की पूर्ति के लिए ही सारे कार्यों को करता है। तीसरा है वृद्धि, अगर मान लो कोई संगठन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ब्रांचेस ज़्यादा हो जाएं, कर्मचारियों की संख्या बढ़ जाए, जो निवेशित पूंजी है संपत्तियों में वो बढ़ जाए, कई सारी शाखाएं और खुल जाएं, तो ये किसका सिंबल है, ये किसका प्रतीक है, ये वृद्धि का प्रतीक है। तो वृद्धि, उत्तरजीविता और लाभ, ये जो 3 उद्देश्य हैं वो संगठनात्मक उद्देश्यों में आएंगे। ठीक है, दूसरा है सामाजिक उद्देश्य। समाज के प्रति भाई कुछ कर्तव्य होते हैं किसी भी संगठन के, और यही कर्तव्य जो हैं वो उद्देश्य का रूप ले लेते हैं प्रबंधन के लिए भी। तो गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं बाजार में ले आना, गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं प्रदान करना, उचित मूल्य प्राइस जो है वो सही होना चाहिए वस्तुओं के लिए, रोजगार के अवसर, कर्मचारियों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करना भी एक प्रबंधकीय उद्देश्य माना जाता है सामाजिक उद्देश्यों में। इसके अलावा रोजगार के अवसर के बाद आर्थिक धन, कहीं ना कहीं उत्पादन होता है तो क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ता है, सकल घरेलू उत्पाद बढ़ता है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे होता है देश के लिए पूंजी निर्माण, तो जिससे आर्थिक धन आता है देश में, तो ये एक सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति होती है। फिर है शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, यानी समय समय पर जो संगठन है वो प्रबंधन के माध्यम से शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं का यानी शिविर कैंप लगाते हैं, और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी नए नए उद्यमियों के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं। तो कहीं ना कहीं समाज में भी एक प्रकार का अवेयरनेस जो है वो बढ़ता है, तो ये भी सामाजिक उद्देश्यों में आ जाएगा। फिर लास्ट है पर्यावरण अनुकूल उत्पादन प्रणाली का प्रयोग करना, ये भी सामाजिक उद्देश्यों में ही आएगा। ठीक है, फिर आप बात करते हैं व्यक्तिगत उद्देश्यों की। तो देखो व्यक्तिगत उद्देश्यों का संबंध है कर्मचारियों से, कर्मचारी जो कि किसी संगठन में काम करने वाले जो लोग हैं उनसे, उनको पर्याप्त वेतन देना, पर्याप्त का मतलब उचित वेतन देना जो कि कंपनी के लाभ के आधार पर हो। ठीक है, लाभ अगर कंपनी का ज्यादा हो रहा है तो उस हिसाब से बोनस देना, उस हिसाब से इंक्रीमेंट देना भी एक तरह से उद्देश्य होता है, व्यक्तिगत उद्देश्यों की श्रेणी में आता है। फिर है अच्छी कार्य स्थिति, भाई जहां कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वहां पर उचित वातावरण या उचित सुविधाएं प्रदान करना भी आपका व्यक्तिगत उद्देश्यों में आएगा।
फिर है सहकर्मी मान्यता। अब मान लीजिए भाई कोई कर्मचारी कहीं कार्य कर रहा है और साथ में जो उसका सहयोगी कर्मचारी है वो उससे बात भी नहीं करता, ठीक है, एक अच्छा वातावरण नहीं है, उसके लिए अच्छी धारणा नहीं रखता, तो फिर क्या होगा, कहीं ना कहीं कर्मचारी का मन नहीं लगेगा कार्य करने में। तो ऐसा वातावरण प्रदान करना जहां पर सहकर्मी एक दूसरे का सहयोग कर रहे हों, ये कार्य करना भी प्रबंधक की जिम्मेदारी होती है और ये व्यक्तिगत उद्देश्यों की श्रेणी में आएगा। प्रशिक्षण तथा विकास कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का ऑर्गेनाइजेशन करना भी व्यक्तिगत उद्देश्यों में आता है। फिर है सामाजिक मान्यता। कहीं ना कहीं बच्चों व्यक्तिगत उद्देश्य में कर्मचारियों को एक सामाजिक मान्यता एक भी प्रदान करना आपका व्यक्तिगत उद्देश्य में आएगा प्रबंधक के। सामाजिक मान्यता से मतलब ये है कि जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, वहां उसके साथ एक तरह से कह सकते हैं कि ब्रांड वैल्यू जो होती है, वो कंपनी की ब्रांड वैल्यू कहीं ना कहीं व्यक्तियों से जुड़ जाती है, तो वो उनको सामाजिक मान्यता प्रदान करती है। ठीक, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी प्रबंध के उद्देश्यों में। अब हम बात करेंगे प्रबंध के महत्व की, प्रबंध का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक, देखो प्रबंध महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रबंध सामूहिक लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करता है। बेटा ध्यान देना कि अगर आप लोगों ने प्रबंध के, ठीक है, मैनेजमेंट के अगर आप लोगों ने विशेषता को अच्छे से पढ़ा है और समझा है तो आप प्रबंध के महत्व को भी अच्छे से लिख सकते हैं। विशेषता क्या थी, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। क्या मतलब हुआ इसका, प्रबंध जो है वो कार्य अभिमुखी प्रक्रिया है या लक्ष्य अभिमुखी प्रक्रिया है, लक्ष्य पर आधारित है, यानी लक्ष्यों की पूर्ति के लिए ही सभी कार्य प्रबंध में किए जाते हैं। तो बेटा कहीं ना कहीं प्रबंध सामूहिक लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करता है। अगर प्रबंध ना हो तो सामूहिक लक्ष्य यानी ग्रुप का जो लक्ष्य है वो नहीं प्राप्त किया जाएगा। प्रबंध ही लोगों से काम करवाता है, प्रबंध ही इस प्रकार से लोगों को दिशा निर्देश देता है कि वो कार्य करने में सहयोग करते हैं, प्रबंध ही लोगों की समस्याओं को सुनता है और उनका निवारण करता है, प्रबंध ही में ही उद्देश्यों की पूर्ति संभव है, प्रबंध ही लोगों को मिलकर काम कराने के लिए प्रेरित करता है। तो कहीं ना कहीं सामूहिक प्रयासों को पूरा करने के लिए, जो सामूहिक लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए प्रबंध सहायता करता है। बात करते हैं दूसरे, यह कुशलता को बढ़ाता है। बिल्कुल भाई, हमने पहले बोला था ना कि लागत कम करना और आगम ज्यादा हो जाना यानी लाभ बढ़ा देना, तो ये तभी संभव है जब प्रभावी कुशलतम प्रबंध हो। कुशलतम प्रबंध अगर नहीं है तो फिर क्या होगा, अपव्यय होगा। अपव्यय किसका होगा, संसाधनों का होगा। संसाधन का अपव्यय होने से क्या होगा कि अगर संसाधन ज्यादा लग जा रहे हैं, खर्चे ज्यादा हो जा रहे हैं, लागत ज्यादा आ जाएगी और लागत ज्यादा होने से क्या होगा, हमारा आगम हमें कम रखना पड़ेगा और रेवेन्यू कम रखने से क्या होगा, लाभ जो होगा वो कम हो जाएगा। तो हमने ये पाया कि प्रबंध अगर कुशल है यानी सही तरीके से संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग कर रहा है, कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, कुशलता बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तीसरा क्या है, यह गतिशील संगठन के निर्माण में सहायता करता है। गतिशील मैंने पहले भी आपको बताया था। देखो विशेषता याद रखना, प्रबंध क्या है, गतिशील है, डायनेमिक है, बदलता रहता है। आंतरिक वातावरण में प्रबंध हमेशा बदलाव लाता रहता है और इसी बदलाव की वजह से क्या होता है बच्चों, इसी बदलाव की वजह से गतिशील संगठन का निर्माण होता है। ठीक है, अगर आप बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार अपने आंतरिक वातावरण में परिवर्तन को अडॉप्ट कर लेते हैं तो आप गतिशील वातावरण का निर्माण करते हैं और गतिशील वातावरण का निर्माण करने से ही व्यवसाय अस्तित्व में रहते हैं, सरवाइव कर पाते हैं, ठीक है, जीवित रह पाते हैं। तो ये हो गया आपका, ये गतिशील संगठन के निर्माण में सहायता करता है, ये इसका एक महत्व हो गया। चौथा करते हैं, यह व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करता है। देखिए भाई, किसी भी संगठन में बहुत सारे कर्मचारी होते हैं और हर एक कर्मचारी के अपने एक पर्सनल
ऑब्जेक्टिव होते हैं, व्यक्तिगत उद्देश्य होते हैं। किसी को ज्यादा वेतन चाहिए, तो किसी को ज्यादा पद चाहिए, तो किसी को नाम चाहिए, किसी को प्रतिष्ठा चाहिए, तो किसी को अच्छा वातावरण चाहिए। तो सभी कर्मचारियों के एक विशेष अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं और उस उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए वो संगठन के साथ जुड़कर कार्य करते हैं। तो प्रबंधक यहाँ पर अपने विवेक, अपने अनुभव का प्रयोग करके कर्मचारियों को अभिप्रेरित करते हुए और उनको उचित पारिश्रमिक देते हुए उनको क्या करता है, उनके व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग देता है। ठीक है। पांचवा है समाज के विकास में सहायता करना। बेटा मैंने आपको बताया था कि सामाजिक उद्देश्य भी प्रबंधक के होते हैं। सामाजिक उद्देश्यों में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि समाज के प्रति जैसे उचित वस्तु का उचित मूल्य पर गुणवत्ता के साथ उत्पादन करके वितरण करना, ये भी होता है। ठीक है। इसी तरह समाज कल्याण के लिए जितने भी कार्यक्रम है उनका आयोजन करना। ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें कि कहीं ना कहीं जीडीपी में पूंजी निर्माण करके वस्तुओं का उत्पादन करके जो होता है आर्थिक अर्थव्यवस्था में सहयोग करना से भी समाज का उत्थान होता है, गरीबी दूर होती है, बेरोजगारी दूर होती है। तो समाज के विकास में भी सहायता करता है कहीं ना कहीं प्रबंध। ठीक है। तो ये हो गए आपके 5 विशेषताएं, महत्व जिसे हम कहेंगे, विशेषताएं नहीं, विशेषताओं से ही महत्व आई है। तो ये 5 महत्व हैं किसके, प्रबंध के। अब बात करेंगे हम लोग प्रबंध की प्रकृति के बारे में। बेटा ये नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है। प्रबंध की प्रकृति, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध एक अयथार्थ विज्ञान है। ये एक विज्ञान है या सामाजिक विज्ञान है? अयथार्थ विज्ञान, और इसे हम लोग सामाजिक विज्ञान भी बोलते हैं। यह एक पूर्ण कला है, पूरी तरह से ये एक आर्ट है, क्योंकि इसे व्यक्तिगत कौशल, सृजनात्मकता और अभ्यास की आवश्यकता होती है। कला में ये कला के गुण होते हैं। ठीक है। आर्टिस्ट के गुण होते हैं, कलाकार के गुण होते हैं कि उसमें एक व्यक्तिगत कौशल होता है, सृजन करने की क्षमता होती है, अभ्यास बार बार करके वो और परफेक्ट होता है एक कलाकार अपने कार्य में। तो ये जितनी भी कला की विशेषताएं हैं वो पूरी की पूरी किस में पाई जाती हैं, प्रबंध में पाई जाती हैं। इसीलिए प्रबंध के नेचर में, उसकी प्रकृति में प्रबंध को पूर्ण रूप से कला कहा गया है। अब हम बात करते हैं वर्तमान में ये एक पेशे की सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं करता है, परंतु पेशा बनने के लिए पथ पर अग्रसर है। ठीक है। आने वाले भविष्य में हम ये देखेंगे कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर कर रहे हैं, रख रहे हैं अपने यहाँ। तो बेटा ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर प्रबंध की प्रकृति आ गया लिखने के लिए तो हम प्रबंध को 3 तरीके से बता सकते हैं। प्रबंध की प्रकृति के बारे में, नेचर के बारे में हम 3 तरीके से बातें कर सकते हैं। प्रबंध विज्ञान के रूप में, प्रबंध कला के रूप में, और प्रबंध एक पेशे के रूप में, एक प्रोफेशन के रूप में। ठीक है। तो इसी को डिटेल्ड में थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रबंध एक विज्ञान है। ठीक है। क्या प्रबंध एक पूर्ण रूपेण विज्ञान है? नहीं, ये एक पूर्ण रूपेण विज्ञान तो नहीं है, लेकिन ये एक सामाजिक विज्ञान है, एक सोशल साइंस है, एक अयथार्थ विज्ञान है। अब आप बोलोगे कि मैम विज्ञान क्यों है या सामाजिक विज्ञान क्यों है? ठीक है। तो ध्यान दो, ज्ञान का व्यवस्थित निकाय। अब ज्ञान का व्यवस्थित निकाय एक विशेषता होती है किसकी? विज्ञान की, साइंस की। व्यवस्थित क्या होता है? सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अगर किसी चीज को बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए बुक्स जो है वो अवेलेबल हों, उपस्थित हों, ज्ञान का भंडार हो, कोर्सेज जो हैं वो हो रहे हों, किताबें जो हैं वो उपलब्ध हों, ठीक है, सैद्धांतिक ज्ञान को पढ़ा जा सके उनसे संबंधित, तो हम कहते हैं कि ज्ञान का व्यवस्थित निकाय।
तो विज्ञान में आप सब जानते हैं कि ज्ञान का व्यवस्थित निकाय यानी किताबें हैं, कोर्सेज हैं, साइंस को सिद्ध किया गया है, प्रूफ किया गया है। साइंस में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। साइंस पूरी तरह से क्या है, शोध पर आधारित है। शोध पर यानी पूरी तरह से रिसर्च वर्क करके बाद में साइंस के, विज्ञान के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। तो ज्ञान का व्यवस्थित निकाय है, ठीक है। इसके बाद आती है, तो प्रबंध क्या ज्ञान का व्यवस्थित निकाय है? बिल्कुल, प्रबंध में भी किताबें आ चुकी हैं, प्रबंध में भी सिद्धांत हो चुके हैं, प्रबंध के लिए भी डिफरेंट कोर्सेज हो चुके हैं। तो पूरी तरह से हम ये कह सकते हैं कि ज्ञान का व्यवस्थित निकाय की जो विशेषता साइंस यानी विज्ञान की है, वो प्रबंध में भी पाई जाती है। दूसरा क्या है, सिद्धांत परीक्षणों पर आधारित होते हैं। ये बेटा विज्ञान का एक विशेषता होती है कि जो सिद्धांत बनाए गए हैं वो परीक्षणों पर आधारित होते हैं, वो रिसर्च वर्क पर बेस्ड होते हैं। बहुत सारे परीक्षण किए गए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और उसके बाद साइंस यानी विज्ञान के सिद्धांतों का प्रादुर्भाव हुआ, ठीक है, वो बनाए गए। इसी तरह से अगर हम बात करें प्रबंध की, तो प्रबंध में भी सिद्धांत बनाए गए हैं, वो भी बहुत सारे परीक्षणों यानी ओवरनाइट, एक रात में नहीं बनाए गए हैं। बहुत सारे अध्ययन करने के बाद जो प्रबंध के हैं वो सिद्धांत बनाए गए। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये नहीं कह सकते कि ये सिद्धांत जो है वो बिल्कुल सटीक होंगे, क्योंकि सिद्धांत जो हैं वो विभिन्न स्थितियों में के लिए अनुकूल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि ये मानवीय चीजों पर आधारित होता है। सार्वभौमिक वैधता, तीसरा जो विज्ञान का आपका विशेषता होता है वो होती है विज्ञान के जो सिद्धांत हैं या विज्ञान की जो अवधारणाएं हैं, साइंस में जो भी कॉन्सेप्ट्स बनाए गए वो हर जगह पाए जाते हैं। अब इसका एक थोड़ा सा रूप समझने की कोशिश करो। आपने गुरुत्वाकर्षण का नियम तो जाना ही होगा। गुरुत्वाकर्षण के नियम में क्या होता है कि जब हम किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो पृथ्वी जो है वो उसे नीचे की तरफ खींचती है। अभी मैं आप लोगों को स्टूडियो में खड़ी हूँ, पढ़ा रही हूँ, यहाँ पर अगर मैं कोई चीज उठा करके ये जंप करूंगी, ये फेंकूंगी, तो वो नीचे की तरफ ही आएगा। फिर मैं कुछ समय के बाद अपने घर चली जाऊंगी, वहां पर भी अगर मैंने किसी सामान को उठा करके ऊपर की से नीचे फेंका तो वो नीचे की तरफ ही खींचेगा, आएगा, क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटी कहता है, गुरुत्वाकर्षण का नियम ये कहता है। चाहे मैं यहाँ पर भारत में ये चीज करूं, चाहे मैं विदेश में अमेरिका में ये चीज करूं, सेम चीज होगी, सेम रिजल्ट आएगा पृथ्वी पर। क्यों भाई? क्योंकि विज्ञान की जो अवधारणा है, विज्ञान में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सार्वभौमिक सत्य पर आधारित होते हैं, वो हर जगह पाए जाते हैं। 4 महीने बाद करोगे कोई एक्सपेरिमेंट तो भी वही रिजल्ट आएगा, 4 महीने पहले करोगे तो भी वो रिजल्ट आएगा, किसी भी ग्रुप पे करोगे, किसी भी समूह में करोगे तो भी वही आएगा रिजल्ट, वही परिणाम आएगा। लेकिन क्या प्रबंध में भी यही होता है? क्या प्रबंध भी सार्वभौमिक वैधता होती है उसकी? नहीं बच्चों, ये जो आपका विज्ञान का विशेषता है या विज्ञान का जो रूप है वो पूरी तरह से नहीं पाया जाता प्रबंध में। इनका सार्वभौमिक अस्तित्व नहीं है। ये जो प्रबंध के सिद्धांत हैं या जो प्रबंध में जो अवधारणाएं यूज की जाती, उपयोग की जाती हैं, वो हर जगह नहीं पाई जाती हैं। क्यों नहीं पाई जाती हैं? या हर जगह सही रिजल्ट, एक जैसा रिजल्ट, परिणाम क्यों नहीं देती हैं? क्योंकि व्यक्ति विशेष पर लागू होता है। प्रबंध क्या है? लोगों से काम करवाना है। हर एक प्रबंध के काम कराने की कार्य प्रणाली भी अलग अलग होती है ना? तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि हो सकता है कि किसी एक संगठन में एक निश्चित प्रकार का प्रबंध का सिद्धांत का प्रयोग किया गया तो उससे जो परिणाम आए वो अनुकूल आए, लेकिन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, दूसरे संगठन में उसी सिद्धांत को किसी दूसरे परिस्थिति में प्रयोग किया गया तो परिणाम अलग आए। क्यों अलग आए? क्योंकि लोग अलग अलग थे, व्यक्ति अलग अलग थे जो कार्य कर रहे थे। तो व्यक्ति विशेष से कार्य का जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो क्या होगा? वो अलग अलग हो सकता है। तो सार्वभौमिक वैधता, हर जगह इनके परिणाम एक ही आए। प्रबंध के परिणाम का मतलब प्रबंध जो है वो अपने उद्देश्यों को हर समय एक निश्चित परिस्थिति में प्राप्त कर ही लेगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो सार्वभौमिक वैधता का जो एलिमेंट है, जो तत्व है, वो
पूरी तरीके से नहीं पाया जाता प्रबंध में। इसीलिए प्रबंध क्या है, एक पूर्ण विज्ञान तो नहीं लेकिन एक सामाजिक विज्ञान जरूर है। ठीक है, अब बात करेंगे प्रबंध एक कला के रूप में। क्या प्रबंध को हम आर्ट कह सकते हैं? क्या प्रबंधक लोगों से कार्य करवाने के लिए अपने खुद के अनुभव का प्रयोग करता है? क्या एक अच्छा प्रबंधक लोगों से बहुत अच्छे से कार्य करवा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल करवा सकता है। क्यों करवा सकता है? क्योंकि देखिए, प्रबंध की में कला की जितनी विशेषताएं हैं वो सारी की सारी पाई जाती हैं। पहली विशेषता क्या होती है? ज्ञान का व्यवस्थित निकाय, सिद्धांत संबंधी ज्ञान पर का अस्तित्व। देखो बेटा, ज्ञान का व्यवस्थित निकाय का मतलब हो गया सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जो कि साइंस का भी पहला विशेषता था। और ये विशेषता जो साइंस यानी कोर्सेज मौजूद है, बुक्स अवेलेबल है, सैद्धांतिक ज्ञान को पढ़ा जा सकता है। प्रबंध में भी और कला में भी, दोनों में क्या होता है कि व्यवस्थित ज्ञान है। ठीक है, व्यवस्थित कोर्सेज बना दिए गए हैं, किताबें आ चुकी हैं जिनको पढ़ करके सैद्धांतिक ज्ञान का पालन करके फिर उसको यूज किया जा सकता है, उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ज्ञान का व्यवस्थित निकाय और सिद्धांत संबंधी ज्ञान का अस्तित्व, ये विशेषता जो कला की भी है प्रबंध में पूरी तरीके से पाई जाती है। ठीक है, व्यक्तिगत कुशलता। ठीक है, हर एक प्रबंधक जो है वो अपने तरीके से लोगों से कार्य करवाता है, अपने अनुभव का प्रयोग करता है। अब अपने अनुभव का प्रयोग करके अपने तरीके से व्यक्तिगत, जिसे कह सकते हैं व्यक्तिगत विशेषता, व्यक्तिगत ज्ञान का प्रयोग करके कार्यों को करवा रहा है। तो व्यक्तिगत कुशलता का जो तत्व है, जो कि कला का एक विशेषता है, वो पूरी तरीके से प्रबंध में पाई जाती है। तो प्रबंध पूर्ण रूपेण एक कला है। हर कोई, जैसे कहते हैं ना, हर कोई गाना गाता है, हर कोई हो सकता है राग भैरवी सबने सीखी होगी, लेकिन गाने का जो तरीका है वो सबका अलग अलग होगा, सबकी आवाज अलग अलग होती है ना। तो व्यक्तिगत कुशलता का मतलब होता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। हर एक व्यक्ति अपने में अलग है, हर एक व्यक्ति के पढ़ाने का तरीका भी अलग अलग होता है हर एक टीचर का, है ना। तो कोई टीचर से आप समझ जाते हैं और कोई टीचर से आप नहीं समझ पाते हैं। तो व्यक्तिगत कुशलता तब होती है जब हम किसी कार्य को अपने तरीके से करते हैं, व्यक्ति विशेष करता है। तो प्रबंधक क्या एक व्यक्ति है और लोगों से वो कार्य कराता है, तो अपने ज्ञान, अपने कौशल, अपने विवेक का वो अपने तरीके से प्रयोग करता है। तो यहाँ पर व्यक्तिगत कुशलता एक विशेषता होती है कला की, जो कि प्रबंधन में पाई जाती है। अब हम बात करेंगे कि प्रबंध एक पेशे के रूप में कैसे है, एक प्रोफेशन के रूप में कैसे है। क्या हम इसे पूर्ण रूपेण पेशा कह सकते हैं? नहीं बच्चों, प्रबंध एक पूरी तरह से तो प्रोफेशन नहीं बन पाया है, लेकिन अग्रसर है, बनने की दिशा में है। क्यों भाई? ज्ञान का सुपरिभाषित निकाय ये पहला विशेषता होती है किसी भी पेशे की। ठीक है, यानी हम लोग ज्ञान का मतलब फिर से वही चीजें आ गई कि जिस चीज को पढ़ा जा सके, जिस चीज को के ज्ञान को हम लोग कोर्सेस कर सकते हों, जिसमें बुक्स यानी किताबें अवेलेबल हों। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो प्रबंध में भी पाई जाती है। प्रबंध में भी MBA के कोर्सेज होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं प्रबंध की भी बहुत सारी किताबें आ चुकी हैं मार्केट में। तो ये सुपरिभाषित निकाय तो है। दूसरा, प्रबंध के पेशे की जो विशेषता होती है, यानी पेशे की जो विशेषता होती है वो होती है प्रतिबंधित प्रवेश, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। हर कोई प्रोफेशन में नहीं जा सकता, हर कोई प्रोफेशनल नहीं बन सकता। जैसे मान लीजिए कि वकील बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? वकील बनने के लिए वकालत की डिग्री यानी कम से कम LLB की डिग्री तो होनी ही चाहिए। LLB करके ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपके लिए वकील बनने के लिए क्या है? रिस्ट्रिक्टेड, प्रतिबंधित प्रवेश है। हर कोई वकील नहीं बन सकता। या हर कोई डॉक्टर बन सकता है क्या? डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर बनने के लिए MBBS, एटलीस्ट कम से कम MBBS की डिग्री तो रखनी पड़ेगी। MBBS कर लिया तब आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें CA, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के लिए भी कम से कम CA की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, है ना। तो प्रतिबंधित प्रवेश जो है वो पाया जाता है प्रोफेशन में। लेकिन क्या एक ऑर्गेनाइजेशन खोलने के लिए, एक छोटे लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन का संगठन चलाने के लिए क्या आपके पास MBA की डिग्री होना मस्ट है? क्या जरूरी है? बिना MBA की डिग्री लिए क्या आप अपना छोटा संस्थान नहीं खोल सकते हैं?
खोल सकते हैं, बिल्कुल खोल सकते हैं। तो ये जो विशेषता है प्रतिबंधित प्रवेश की, वो पूरी तरीके से तो लागू नहीं हो रही है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज आज क्या कर रही हैं, वो पेशेवर यानी प्रोफेशनल डिग्री एक्वायर्ड किए हुए व्यक्तियों को ही नियुक्त कर रहे हैं अपने यहाँ। तो बहुत जल्दी ऐसा हो सकता है आने वाले भविष्य में, अगर हम बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करें जो हायर करते हैं, जो प्रबंधक को हायर करते हैं, अपने यहाँ रखते हैं, वहां पर प्रतिबंधित प्रवेश जरूर हो देखने को मिल सकता है। तीसरा जो पेशे की विशेषता है वो है पेशेवर संघों की उपस्थिति। पेशेवर संघों की उपस्थिति को समझो जरा बच्चों। यहां पर हम ये कह रहे हैं कि आपको किसी भी पेशा में एंट्री करने के लिए या प्रोफेशन में जाने के लिए आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, और ये डिग्री कहाँ से अप्रूव्ड होनी चाहिए, एक पेशेवर पर्टिकुलर संगठन से अप्रूव्ड होनी चाहिए। तो पेशेवर संघों की उपस्थिति, जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये क्या है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये क्या है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से डिग्री अप्रूव्ड अगर आप होगी तो आप क्या करोगे, एमबीबीएस की डिग्री आपकी वैलिड मानी जाएगी, वैध मानी जाएगी। उसी तरह बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड डिग्री है आपकी एलएलबी की, तब आप अपनी वकालत की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये पेशेवर संघ बनाए गए हैं जो कि अपने अपने पेशे की को क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, रजिस्टर्ड करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन होना इनसे बहुत जरूरी होता है। चौथा जो पेशे की विशेषता है वो है नीति संहिता का अस्तित्व, कोड ऑफ कंडक्ट, नियम, कायदे, कानून। ये जो पेशेवर संघ है ना, वो अपने पेशे से संबंधित नियम और कानून बना देते हैं कि आपको इसी दायरे में कार्य करना है, इसके बाहर नहीं करना है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि पेशेवर संघों की उपस्थिति पाई जाती है, साथ ही साथ नीति संहिता का अस्तित्व भी पाया जाता है। लेकिन क्या प्रबंध में भी ऐसा होता है? नहीं बच्चों, प्रबंध में ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट, रिजिड कोड ऑफ कंडक्ट हर प्रकार की संगठन में प्रबंधकों के लिए नहीं है। लेकिन भविष्य में जरूर ऐसा माना जाता है कि भविष्य में जो भी प्रबंधक कहीं नियुक्त किए जाएंगे, उनसे वांछनीय है कि वो ये सारी चीजों को पूरा करें। जो लास्ट आपका पेशे की विशेषता है वो है सेवा उद्देश्य, सर्विस मोटिव। जी हाँ बिल्कुल, जैसे डॉक्टर का हमेशा पहला मोटिव क्या होना चाहिए, सेवा उद्देश्य होना चाहिए। वो अपनी सर्विसेज जन कल्याण के लिए, लोगों के इलाज के लिए देने के लिए वो बिल्कुल तत्पर होना चाहिए। वैसा ही सेवा उद्देश्य हर तरह के प्रोफेशन में पाया जाता है। क्या प्रबंधक से भी ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने प्रबंधन में सेवा के उद्देश्य को प्रमुखता दे? ऐसा जरूरी नहीं है बेटा, क्योंकि हर एक संगठन में जो प्रबंधन काम कर रहे हैं या जो प्रबंधक नियुक्त किए गए हैं, उनका जो मेन उद्देश्य होता है वह संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति करना होता है। और संगठन के उद्देश्य मेन क्या होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा अभी जाना कि लाभ अर्जित करना, उत्तरजीविता और वृद्धि करना। तो कहीं ना कहीं लाभ कमाना या लाभ पर फोकस करना संगठनात्मक उद्देश्य, मेन उद्देश्य होते हैं किसी भी प्रबंधन के। तो सेवा उद्देश्य भी होता है, लेकिन ये उतना प्रमुख नहीं है जितना कि लाभ उद्देश्य को ध्यान में रखना होता है। तो हम ये देख रहे हैं कि भविष्य में जरूर ये जो विशेषताएं पेशे की हैं वो प्रबंधन में भी आगे आने वाले अस्तित्व में पाई जाएंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रबंध है वो पूर्ण रूपेण पेशा तो नहीं है, लेकिन अग्रसर जरूर है, एक कदम आगे जरूर बढ़ रहा है। ठीक है, तो प्रबंध एक कला के रूप में हमने पढ़ा, पूर्णतः कला है। प्रबंध एक विज्ञान के रूप में हमने पढ़ा कि प्रबंध की प्रकृति एक वैज्ञानिक है, नहीं, ये पूर्ण रूपेण विज्ञान नहीं है, बल्कि ये एक सामाजिक विज्ञान है, अयथार्थ विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान की सभी विशेषताएं इसमें नहीं पाई जाती हैं। प्रबंध एक पेशे के रूप में, प्रबंध की जो पेशे की विशेषताएं हैं वो प्रबंध में पूरी तरह से नहीं पाई जाती है, लेकिन भविष्य में जरूर प्रबंधक से उम्मीद की जाएगी कि वो पेशे की विशेषताओं को अपने साथ निहित करे। ठीक है, तो बच्चों आज हमने प्रबंध की प्रकृति को भी यहाँ पर डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे प्रबंध के स्तरों की। प्रबंध के स्तर यानी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की। प्रबंध में मेनली 3 स्तर पाए जाते हैं। प्रबंध के मुख्यतः 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। ठीक है, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। बेटा ये देखो, यहाँ पर मैं एक आपको त्रिभुज के आकार का ये शेप बना रही हूँ। ये क्यों बनाया, क्योंकि संगठन में जो स्तर है वो इसी आधार पर होते हैं, यही त्रिभुज के होते हैं। जो पहला है वो उच्च स्तर है,
ठीक है। ये जो दूसरा लेवल, दूसरा स्तर जो है वो मध्य स्तर के प्रबंधकों को बताता है, प्रबंधकों को बताता है, और जो तीसरा है वो निम्न स्तर को बताता है। उच्च स्तर में कौन कौन से प्रबंधक आएंगे? देखो, उच्च इसमें संचालक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी, बोर्ड ऑफ चेयरमैन, यानी हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी वाले, हायर अधिकारों वाले जितने भी प्रबंधक आते हैं, जो कि नीति निर्धारण करते हैं, उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं, जो प्रमुख प्रबंधक माने जाते हैं किसी संगठन के, वो इस स्तर पर, टॉप लेवल पर कार्य करते हैं। आप देख रहे होगे ना कि ये जो लेवल है, ये त्रिभुज का ये जो पार्ट है ना, ये भाग जो है वो कम है। इसलिए ये कम है क्योंकि बेटा उच्च लेवल पर जितने भी प्रबंधक होंगे वो ऑर्गेनाइजेशन में, संगठन में कम पाए जाते हैं। ये मेन होते हैं, मुख्य होते हैं, इसीलिए इनकी संख्या भी कम है, लेकिन इनकी जिम्मेदारी ज्यादा है, इनका लेवल, इनके अधिकार जो है वो ज्यादा है, इसीलिए ऊपर की श्रेणी में रखा गया है। ये उद्देश्य निर्धारित करते हैं, ये पूरी तरह से लाभ के लिए जिम्मेदार होते हैं। लाभ अगर कम होगा तो इनकी जवाबदेही होती है, अगर उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाई तो इनकी जिम्मेदारी होगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, संचालक मंडल, चेयरमैन, चेयरपर्सन, अध्यक्ष, ठीक है, इस तरह के लोग यहाँ पर कार्य करते हैं, जो इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट होते हैं किसी भी संगठन में। मध्य स्तर की अगर हम बात करें, मिडिल लेवल की अगर हम बात करें, इसमें क्रय प्रबंधक, परचेज मैनेजर, विक्रय प्रबंधक, सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, विपणन प्रबंधक, यानी विभागीय जो प्रबंधक होते हैं, जो अपने विभाग की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होते हैं और अपने विभाग संबंधी नीतियों को प्रतिपादित करते हैं, वो इसमें आते हैं। ठीक है। इसके अलावा निम्न स्तर में जो होते हैं, जो कर्मचारियों से डायरेक्ट प्रत्यक्ष जुड़े होते हैं, उन्हें हम लोग निम्न स्तर के प्रबंधक कहते हैं। जैसे कि ये कौन होते हैं? पर्यवेक्षक होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, निरीक्षक होते हैं, इंस्ट्रक्टर होते हैं, फोरमैन होते हैं। ये बेचारे क्या कार्य करते हैं? ये देखो, ये सबसे लास्ट लेवल के होते हैं, इनकी संख्या भी ज्यादा है। यहाँ पर ज्यादा क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि ये डायरेक्ट कर्मचारियों को, एम्प्लॉइज को डायरेक्ट करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और मिडिल लेवल तक पहुंचाते हैं। और मिडिल लेवल फिर क्या करता है? टॉप लेवल के मैनेजमेंट जो होते हैं वो उन तक उनकी समस्याओं को पहुंचाता है। तो इसी फ्लो में ये सारे प्रबंधक अपने कार्यों को नियोजित करते हैं। अब बेटा इनके कार्य थोड़ा जान लेंगे कि ये मध्य स्तर, उच्च स्तर और निम्न स्तर पर कौन कौन से कार्य कर रहे हैं प्रबंधक। उच्च स्तर के जो प्रबंधक होते हैं, जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जिन्हें कहा जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यों की रूपरेखा निर्धारित करने का कार्य इनका होता है, वो क्या करते हैं? उद्देश्य निर्धारित करते हैं। उद्देश्य किसका? संगठन का उद्देश्य, संगठन के लक्ष्य, संगठन की नीतियां, संगठन के कार्य, जो बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है उनको बनाने का कार्य इनका होता है। उच्च स्तर का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरपर्सन, चेयरमैन, इनका होता है। ये योजनाएं, प्लानिंग करते हैं पूरे होल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पूरे संगठन के लिए नीतियां, पॉलिसीज बनाते हैं। संगठन के कल्याण और उत्तरजीविता, यानी उनके वेल्थ और सर्वाइवल के जिम्मेदार होते हैं ये। अगर कोई संगठन बंद हो जाए तो उच्च स्तर प्रबंधन यहाँ पर फेल माना जाएगा। फिर है बाह्य संसार के साथ सामंजस्य स्थापित करना। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना, ये जो सेमिनार होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, इन सब का आयोजन इन्हीं के द्वारा किया जाता है। इसके बाद आते हैं मध्य स्तर के प्रबंध के बारे में। उच्च स्तर द्वारा बनाए गए नीतियों की व्याख्या करना। इनका जो कार्य होता है कि उच्च स्तर पर जो प्रबंधक ने नीतियां बनाई हैं, जो उद्देश्य बनाए हैं, उनको व्याख्या, उनको एक्सप्लेन करने का कार्य, कर्मचारियों को बताने का कार्य इस स्तर के यानी मध्य स्तर के जो मैनेजमेंट है उनका है। फिर कर्मचारियों की भर्ती और चुनाव करना, यानी स्टाफिंग, नियुक्तिकरण का जो कार्य है वो इन्हीं के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। विभागों से संबंधित लोगों को श्रेष्ठ निष्पादन के लिए प्रेरित करना, लोगों को श्रेष्ठ निष्पादन के लिए
प्रेरित करना इनका कार्य होता है, ताकि लोग जो है अपने कार्यों को अच्छे से करें। डायरेक्टिंग करके, निर्देशन दे के, नेतृत्व करके, अभिप्रेरणा के द्वारा, संचार के माध्यम से ये कर्मचारियों को क्या करते हैं, कार्यों को सही तरीके से करने के लिए प्रेरित करते हैं। कर्मचारियों को निर्देश देना और उनका नियंत्रण करना, उनसे कार्य करवाना और उनको नियंत्रित रखना कि वो कम अपव्यय करें, ये काम भी इन्हीं का होता है मध्य स्तर पर। ठीक है, अब बात करते हैं निम्न स्तर यानी पर्यवेक्षकीय स्तर प्रबंधकों की। ये बेटा सबसे लो लेवल पर कार्य करते हैं, लो लेवल के मैनेजमेंट माने जाते हैं। इनका कार्य है श्रमिकों की शिकायतों को दर्शाना। भाई क्योंकि श्रमिक, मजदूर, वर्कर के साथ ये डायरेक्ट जुड़े होते हैं, प्रत्यक्ष जुड़े हुए होते हैं, तो उनकी जितनी भी शिकायतें हैं वो ये मध्य स्तर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। कार्य की बेहतर स्थिति बनाना, कार्य करने के लिए, कर्मचारियों के कार्य करने के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की होती है। श्रमिकों की सुरक्षा, श्रमिकों को सुरक्षा यानी उनकी पूरी तरह से सेफ्टी का ध्यान रखने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की होती है, निम्न स्तर के पर्यवेक्षकों की ही होती है। गुणवत्ता मानकों का पालन करना, भाई अपव्यय ना हो, जो मानक निर्धारित किए गए थे कार्यों को करने के लिए, उन्हीं मानकों के अनुसार ही कार्य व्यवस्थित तरीके से कर्मचारियों के द्वारा पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको देखने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की होती है। किसकी? निम्न स्तर के प्रबंधकों की होती है। तो ये थे कार्य प्रणाली के आधार पर जो स्तर हैं प्रबंधकों के, उनके कार्य कौन कौन से हैं उसको यहाँ पर बताया गया। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ कार्य हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। उच्च स्तर पर विविध तत्वों को एकीकृत करना तथा क्रियाकलापों का में समन्वय करना। विविध तत्वों को एकीकृत करना का मतलब जो संसाधन है, जो इंपॉर्टेंट संसाधन है, जो कि बहुत जरूरी है किसी भी संगठन की कार्यप्रणाली यानी उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए, उन तत्वों को, जैसे फाइनेंस हो गया, वित्त भी हो गया, जिसमें उनको एकीकृत करना, संपत्तियों को एकीकृत करना तथा क्रियाकलापों में समन्वय करना, कोऑर्डिनेशन बनाए रखना भी इनका कार्य होता है। उच्च स्तर पर व्यावसायिक वातावरण तथा इनके निहितार्थ विश्लेषण करना। व्यावसायिक वातावरण, जैसे मैंने बताया था, आर्थिक वातावरण, पर्यावरण में जो भी बदलाव हो रहे हैं, सामाजिक वातावरण में जो भी बदलाव हो रहे हैं, जो भी नीतियों में, तकनीक में जो बदलाव हो रहे हैं, उनको देख करके बदलाव को अपनाने का कार्य करना, नियोजन बनाने का कार्य करना, फिर से उद्देश्यों में बदलाव लाने का कार्य करना भी इन्हीं का कार्य होता है उच्च स्तर पर। फिर होता है व्यवसाय की सभी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार। व्यवसाय में अगर कहते हैं कि लाभ ना हो, हानि हो जाए, उत्पादन कम हो गया, तो ये कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसकी बनती है? उच्च स्तर पर जितने प्रबंधक हैं वही इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार माने जाएंगे, क्योंकि इनके अधिकार ज्यादा हैं तो इनके उत्तरदायित्व भी ज्यादा होंगे। ये अपनी जवाबदेही से मुकर नहीं सकते। मध्य स्तर के जो प्रबंधक हैं वो हैं दूसरे विभागों के साथ सहयोग करना, जैसे कि क्रय विभाग है और एक है विक्रय विभाग, एक है विपणन विभाग और एक है आपका जैसे हम मानव संसाधन विभाग। तो इनके बीच में आपस में तालमेल बैठाने का कार्य भी इन मध्य स्तर के प्रबंधकों का ही होता है। अब हम बात करते हैं निम्न स्तर के जितने भी प्रबंधक हैं उनकी गतिविधियां सही से हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, उसके लिए भी मध्य स्तर के प्रबंधक ही जिम्मेदार माने जाते हैं। निम्न स्तर के प्रबंधकों के कार्य को अगर हम देखें तो श्रमिकों के मनोबल को बढ़ाना, क्योंकि ये श्रमिकों के साथ डायरेक्ट जो है वो जुड़े हुए हैं। सामग्रियों के अपव्यय को न्यूनतम करना, यानी अपव्यय यानी संसाधनों का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, संसाधन जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल तो नहीं हो रहे हैं, यानी परफेक्ट सुपरविजन यानी निरीक्षण करके कहीं ना कहीं निम्न स्तर के प्रबंधक सामग्रियों के अपव्यय को न्यूनतम करने का जो इनका कार्य होता है वो देखते हैं। ठीक है, बेटा अब एक इंपॉर्टेंट चीज है कार्यों से, प्रबंध के कार्य क्या हैं।
आपने इतना सब कुछ बताया मैम, प्रबंध का अर्थ बताया, प्रबंध की प्रकृति बता दी, प्रबंध की विशेषता बता दी, प्रबंध के उद्देश्य बता दिए, तो प्रबंध के कार्य भी बता दिए। प्रबंध के कार्य बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही कार्य अध्यायवार हम लोगों को आगे पढ़ने हैं क्लास 12th में। पहला जो कार्य है वह क्या है? नियोजन, प्लानिंग करना। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग एक तरह से मानसिक क्रिया होती है, जहां पर हम लोग पहले क्या देखता है, प्रबंधक क्या देखता है कि क्या क्या करना है, उद्देश्य क्या है, इस उद्देश्य को कैसे पूरा किया जाए, कितना उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खर्चा आएगा, और संसाधनों को कहां से व्यवस्थित करना है, कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, कौन करेगा, ये सारी जो कार्य प्रणाली से संबंधित कार्यों का नियोजन, प्लानिंग वर्क है, वो नियोजन कार्य में प्रबंधक के द्वारा होता है, नियोजन के अंदर किया जाता है। तो पहला प्राथमिक कार्य जो है प्रबंधन का, वो क्या है? वो नियोजन करना है, उद्देश्य निर्धारित करना है, लक्ष्य निर्धारित करना है, लक्ष्यों की पूर्ति के लिए उप उद्देश्य, उप लक्ष्य, उप कार्य प्रणाली निर्धारित करना है, लक्ष्यों की पूर्ति के लिए संसाधनों कितने लगेंगे उनकी रूपरेखा बनाना है। मतलब अभी तक जितने भी पेपर वर्क है वो नियोजन में किए जाते हैं, मानसिक क्रिया जो है वो नियोजन को कही जाती है। फिर आता है संगठन। संगठन बेटा क्या है, इसको समझो। संगठन दूसरा कार्य होता है प्रबंध का। इसमें क्या होता है कि नियोजन द्वारा जो लक्ष्य बना दिए गए थे, उन लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए संगठन में ढांचा, संगठनात्मक ढांचा का निर्माण करना संगठन कार्य में आता है। इसमें पदों का निर्माण करना, पदों पर अधिकार और उत्तरदायित्व, यानी एक पद पे क्या अधिकार होंगे और उस पद के लिए क्या क्या उत्तरदायित्व यानी कर्तव्य होंगे, कौन बॉस होगा और कौन अधिकारी है और कौन अधीनस्थ है, उनके बीच का संबंध निर्धारित करना, संसाधन में मैन, मशीन, मटेरियल, मानव, मशीन और जितने भी प्रसाधन हैं उनका व्यवस्था करना, ये सब काम संगठन में आता है, संगठन कार्य में आता है। तीसरा जो आपका कार्य है प्रबंध का, वो है नियुक्तिकरण करना। अब भैया संगठन बन गए, पद बन गए, पदों का निर्माण हो गया, अब आती है पदों को भरने की बारी। उचित योग्यता और उचित व्यक्ति को उचित समय पर उचित पद के लिए नियुक्त करना ही नियुक्तिकरण है। तो नियुक्तिकरण में क्या करते हैं? भर्ती करते हैं, चुनाव करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं और लोगों का विकास करते हैं और उनका पारिश्रमिक तय किया जाता है। तो ये कार्य भी प्रबंध का तीसरा कार्य माना गया है। चौथा कार्य है निर्देशन। इसमें एक प्रबंधक, अब तो लोग नियुक्त होकर आ गए, अब उन्हीं लोगों से एक्चुअल में, वास्तव में कार्य की शुरुआत करवाना ही निर्देशन है। कार्य को इनिशिएट करना, स्टार्ट करना ही निर्देशन है। निर्देशन में प्रबंधक क्या करता है? लोगों को दिशा निर्देश देता है कि भाई आपको ये कार्य दिए गए हैं, इस कार्य को इस तरह से पूरा करिए। उनको देखना, उनको मॉनिटर करते रहना कि वो सही तरीके से कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उनके साथ पर्याप्त तौर पे उनको अभिप्रेरित करना, उनको मोटिवेट करना, उनको दिशा निर्देश देना, उनको नेतृत्व करना, उनका नेतृत्व करना, और साथ ही साथ क्या कहते हैं, नेतृत्व करने के बाद उनके साथ अच्छा कम्युनिकेशन यानी संचार स्थापित करना, ये सब निर्देशन में आता है। निर्देशन अगर सही से किया जाए तो उद्देश्य जो है वो सही तरीके से प्राप्त किए जा सकेंगे। जो लास्ट फंक्शन है किसी भी प्रबंध का कार्य जो है वो है नियंत्रण। नियंत्रण में क्या किया जाता है बच्चों? नियंत्रण में जो मानक बनाए गए थे नियोजन में, उस मानक के अनुसार कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका पता लगाया जाता है। अगर मानक और एक्चुअल परफॉर्मेंस यानी वास्तविक निष्पादन में तुलना की जाती है, अगर कोई अंतर यानी विचलन पाया गया है तो उस विचलन को दूर किया जाता है और दूर करने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है और आगे नियोजन में उसे लागू किया जाता है कि ताकि फिर से दोबारा मानक में किसी भी प्रकार का अंतर ना हो, निष्पादन और मानक में। ठीक है, तो ये हो गया आपका नियंत्रण कार्य। तो कहीं ना कहीं आपने देखा क्या कि प्रबंध के जो मुख्यतः 5 कार्य होते हैं और ये 5 कार्य एक प्रक्रिया के रूप में, एक श्रृंखला के रूप में
क्रमवार किए जाते हैं और यही 5 कार्य आगे के अध्यायों में अध्यायवार नियोजन अध्याय, संगठन अध्याय, नियुक्तिकरण अध्याय, निर्देशन अध्याय और नियंत्रण अध्याय के रूप में आप आगे डिटेल्ड में पढ़ोगे। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस अध्याय का वो है समन्वय। समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन। बच्चों यहाँ पर एक पिक्चर आप लोगों को दिख रही होगी, है ना, ये फोटो आप लोगों को दिख रही होगी। अब जरा ये बताओ मुझे देखकर यहाँ हो क्या रहा है? यहाँ कोई नृत्य हो रहा है, कोई डांस हो रहा है जिसमें लोग जो हैं वो डांस कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी डांसर हैं वो डांस कर रही हैं और उनका हाथ का मूवमेंट देख रहे हो आप लोग, वो हाथ एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में जा रहा है। ये क्या बता रहा है? ये एक तरह से तालमेल बता रहा है कि उनके बीच में कितना अच्छा तालमेल है। एक धुन आई, एक धुन बजते ही हाथ का जो मूवमेंट है सभी का एक ही दिशा में चला गया, है ना। तो यहाँ कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन, समन्वय पाया गया है। बच्चों मैंने ये एग्जाम्पल आपको यहाँ उदाहरण, ये पिक्चर क्यों दिखाई? क्योंकि समन्वय हम पढ़ने वाले हैं। समन्वय क्या है? प्रबंध का सार है। अब तक जितना भी तुमने प्रबंध के बारे में पढ़ा, वो प्रबंध अपने कार्यों में, अपने उद्देश्यों में, अपनी प्रकृति में, अपनी विशेषताओं में, अपने महत्व तक तभी जा सकता है जब वो अपने सभी चीजों में समन्वय लाए। समन्वय प्रबंध का सार है। समन्वय का अर्थ क्या होता है? संगठन की विभिन्न क्रियाओं को इकट्ठे लाना या एकीकृत करना, एक साथ लाना। संगठन में जो भी प्रयास किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा, उन सब प्रयासों में तालमेल बैठाना, संगठन के कार्यों में तालमेल बैठाना, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, आपका निर्देशन और नियंत्रण, जो प्रबंध के 4-5 कार्य हैं उनके बीच में तालमेल बैठाना। प्रबंध के सभी स्तर, उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर, इनके बीच में तालमेल बैठाना, समन्वय लाना। और साथ ही साथ प्रबंध में के जितने भी विभाग हैं, विभागों के बीच में तालमेल लाना, कार्यों में तालमेल लाना, यही तो प्रबंध है। अगर तालमेल नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, समन्वय नहीं होगा तो क्या होगा? तो प्रबंध अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाएगा। इसीलिए प्रबंध को, समन्वय को प्रबंध का सार कहा गया है। इसको और समझते हैं थोड़ा, प्रबंध की प्रकृति को समझ करके। सामूहिक प्रयास को एकीकृत करना। सामूहिक प्रयास को एकीकृत करना, जैसा आपने डांस में देखा कि सभी डांसर हैं जो अपने अपने डांस कर रहे हैं, लेकिन एक दिशा में अगर हमने उनको कर दिया तो वो देखने में बहुत सुंदर लगता है ना। इसी तरह सामूहिक प्रयासों को एकीकृत करना। बहुत सारे ग्रुप में, बहुत सारे संगठन में बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने कार्य कर रहे हैं, तो सभी के कार्यों को एक दिशा में करने का जो कार्य है वो कोऑर्डिनेशन, समन्वय के द्वारा किया जाता है। और समन्वय का कार्य करता कौन है? प्रबंधक करता है। तो सामूहिक प्रयासों को एकीकृत करना ये समन्वय की पहली प्रकृति मानी जाती है, नेचर मानी जाती है। प्रयासों की सकारात्मकता, प्रयासों की सकारात्मक का मतलब उनको पॉजिटिव दिशा में, उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए मोड़ा जाता है। समन्वय में क्या करते हैं? प्रयासों को, एफर्ट्स को, लोगों के एफर्ट्स को एक सकारात्मक दिशा दी जाती है। उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए सभी के प्रयासों को एक दिशा में डाल दिया जाता है। निरंतर प्रक्रिया, जब तक संगठन चल रहा है, जब तक संगठन में अस्तित्व है, तब तक प्रबंधक का अस्तित्व है, प्रबंधन का अस्तित्व है, और प्रबंधन अगर है तो फिर समन्वय भी होता रहेगा। तो समन्वय निरंतर प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हर एक कार्यों में भी प्रबंध होता है, हर एक हम देखते हैं कि कार्यों में प्रबंध होता है और प्रबंध में समन्वय होता है। तो ये एक निरंतर प्रक्रिया है। चौथा क्या है? समन्वय एक व्यापक कार्य है। व्यापक कार्य क्या का मतलब हो गया? जो सब जगह पाया जाए। तो समन्वय जो है बेटा वो हर जगह पाया जाता है, हर तरह की संस्था में, हर तरह के संगठन में, हर तरह के उपक्रम में, संगठन के उपक्रम में कहीं ना कहीं समन्वय की जो विषय वस्तु है वो पाई जाती है। समन्वय सभी प्रबंधकों की जवाबदेही है, चाहे वो उच्च स्तर पर हो, चाहे वो मध्य स्तर पर हो, निम्न स्तर पर हो। सभी प्रबंधकों को समन्वय अपने अपने लेवल पर बैठाना होगा, अपने स्तरों पर लाना होगा। अपने लोगों के बीच में, कर्मचारियों के बीच में समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी उन सभी स्तरों के प्रबंधकों की पूर्ण रूपेण होती है।
समन्वय एक ऐच्छिक कार्य है। ऐच्छिक कार्य का मतलब बिना जबरदस्ती के आप कोऑर्डिनेशन नहीं करा सकते, टीम वर्क नहीं करा सकते हैं। टीम वर्क के लिए अपने से इच्छा आनी चाहिए। हर एक व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि नहीं भाई, संगठन के उद्देश्य को पूरा करना है। अगर आज तक ये कार्य कर देना है तो भले हमें ओवर टाइम करना पड़े, भले हमें थोड़ा सा देर तक कार्य करना पड़े, लेकिन अगर हमें ये कार्य संगठन का कार्य है, संगठन का उद्देश्य है और ये बहुत जरूरी है इस समय, तो पूरा करना है। तो ये टीम भावना जो है ना, वो अपने से आती है। तो समन्वय जो है एक वांछनीय कार्य है, एक ऐच्छिक कार्य है। जबरदस्ती कोऑर्डिनेशन नहीं ला सकता। प्रबंधक और जो भी प्रबंधन के में सहयोग करने वाले जो कर्मचारी हैं, वो सब अपनी इच्छा से, अपने से ही समन्वय लाते हैं, अपने से ही कोऑर्डिनेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज आपने पढ़ा समन्वय की प्रकृति के बारे में। अब हम बात करते हैं समन्वय का इतना महत्व क्यों है, समन्वय को क्यों इतना महत्वपूर्ण माना गया है। तो बच्चों, संगठन का आकार चाहे छोटा हो बड़ा हो, ठीक है, अगर बड़ा संगठन है तो क्या होगा, बड़ा संगठन में बहुत सारे लोग कार्य कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग हैं तो बहुत सारे स्तरों पे कार्य कर रहे होंगे, बहुत सारे विभाग भी बना दिए गए होंगे। तो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि संगठन के आकार अगर बड़ा है तो वहां पर लोगों के कार्य प्रणालियों में ज्यादा से ज्यादा समन्वय लाने की जरूरत होगी, तालमेल बिठाना पड़ेगा। तो समन्वय का महत्व संगठन के आकार के आधार पर बढ़ जाता है। ठीक है, कार्यात्मक विभिन्नता, हम सब जानते हैं कि किसी भी संगठन में कई तरह के कार्य हो रहे हैं, कहीं नियोजन हो रहा है तो कहीं फिर संगठन हो रहा है, कहीं नियुक्तिकरण हो रहा है, कहीं पर क्या हो रहा है, निर्देशन हो रहा है, और कहीं पर नियंत्रण हो रहा है। हर कई तरह के कार्य हो रहे हैं, क्रय विक्रय हो रहा है, विपणन हो रहा है ना, परचेज हो रहा है, सेल्स हो रहा है, मार्केटिंग हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी हो रहा है, मानव संसाधन मैनेजमेंट प्रबंधन भी हो रहा है। तो ये सब जो कार्यात्मक विभिन्नता की वजह से भी सभी कार्यों के बीच में तालमेल बिठाने की जरूरत पड़ती है, विभागों के बीच में तालमेल बिठाने की जरूरत पड़ती है। और तालमेल तब आता है जब समन्वय आता है, क्योंकि समन्वय का दूसरा नाम ही तालमेल होता है। तो कार्यात्मक विभिन्नता के वजह से भी समन्वय की आवश्यकता को महसूस किया गया है। अगर कार्य की प्रकृति एक जैसी होती तो फिर क्या जरूरत थी समन्वय का लाने के लिए। ठीक है, तो कार्यात्मक विभिन्नता और बहुत सारे लोगों की होने की वजह से, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपने कार्य को करने का तरीका भी अलग अलग होता है, तो फिर उनके बीच में तालमेल बैठाना भी जरूरी होता है। विशिष्टीकरण, स्पेशलाइजेशन लाने के लिए, परफेक्शन से कार्य करने के लिए, बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य करने के लिए भी समन्वय की जरूरत पड़ती है। अगर आप किसी कार्य में बहुत परफेक्ट होना चाहते हैं, विभाग जो है अपने कार्य में परफेक्शन चाहते हैं, जैसे मान लो क्रय विभाग है, मान लेते उत्पादन विभाग है, उत्पादन विभाग अपने कार्यों में को कब पूरा कर सकता है, अपना उत्पादन का जो लक्ष्य है वो कब पूरा कर पाएगा, जब क्रय विभाग सही समय पर क्या देगा, कच्चा माल देगा, है ना। कच्चा माल की उपलब्धता के आधार पर ही तो उत्पादन होगा। अगर मान लीजिए कच्चा माल पहुंचाने में बहुत लेट हो जाता है तो क्या उत्पादन सही समय पर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो किसके बीच में समन्वय चाहिए, यहाँ पर समन्वय होना चाहिए किसके किसके बीच में, क्रय विभाग और उत्पादन विभाग के बीच में। और कहीं ना कहीं अपना कार्य बहुत अच्छे से अगर आप समन्वय के साथ करेंगे तभी उत्पादन विभाग अपने लक्ष्यों को सही समय पर परफेक्शन के साथ पूरा कर पाएगा। तो यहाँ पर विशिष्टीकरण, स्पेशलाइजेशन लाने के लिए तालमेल बैठाना विभागों के बीच में, कार्यों के बीच में बेहद जरूरी माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा समन्वय का महत्व क्यों है। कोऑर्डिनेशन होता क्या है, कोऑर्डिनेशन को प्रबंध का सार कहते हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है सभी क्रियाओं को एकीकृत करना। एकीकृत करने का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स से है, प्रयासों में एक रूपता लाने से है। ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। और आज आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा, जरा एक बार हम फिर से देखेंगे कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने क्या क्या पढ़ा, इसको जरा हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी से। कौन कौन से टॉपिक हमने कवर किए हैं, क्या कोई टॉपिक छूट गया है, इसको भी देख लेते हैं। हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया था आज के अध्याय के लिए वन शॉट वीडियो में, वो लक्ष्य था प्रबंध की आधुनिक अवधारणा
और प्रबंध का अर्थ। प्रबंध का अर्थ समझ गए ना? प्रबंध क्या है? लोगों से कार्य करने की कला, करवाने की कला ही प्रबंध है। लोगों से कार्य करवाने की कला प्रबंध है। फिर दूसरे अर्थों में हमने क्या जाना? प्रबंध एक प्रक्रिया है जिसमें उद्देश्यों की पूर्ति प्रभाव पूर्णता और कुशलता के साथ की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2-3 वर्ड्स देखे थे, एक प्रक्रिया, दूसरा प्रभावपूर्णता और तीसरा कुशलता। ठीक है, तो यहाँ पर अवधारणा क्लियर कर लिया था हमने। फिर दूसरा था प्रबंध की विशेषताएं या लक्षण, भी हमने पढ़ लिया था। प्रबंध क्या है? उद्देश्य मुखी कार्य है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, प्रक्रिया है। ठीक है, इसके बाद प्रबंध की विशेषता में क्या था? प्रबंध जो है वो ग्रुप एक्टिविटी है, सामूहिक क्रिया है। फिर क्या हमने पढ़ा था? प्रबंध क्या है? गतिशील है, बदलता रहता है आपके बाह्य वातावरण के अनुसार। फिर आपने क्या पढ़ा था बेटा? प्रबंध क्या है? एक इंटेंजिबल, अमूर्त रूप है, क्योंकि हम प्रबंध को देख नहीं सकते हैं। प्रबंध की सफलता कैसे पता चलती है? जब प्रबंध के उद्देश्य पूरे हो जाएं तो, है ना? तो ये सारी चीजें, प्रबंध क्या एक सतत प्रक्रिया है, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। क्यों आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है? क्योंकि जब तक संगठन चलेगा तब तक प्रबंधन की आवश्यकता होगी। प्रबंधन के जितने भी कार्य हैं वो रिपीट होते रहेंगे, है ना? तो ये सारी क्या थी? विशेषताएं थी। किसकी? प्रबंध की। तीसरा जो टॉपिक था वो क्या था? प्रबंध के उद्देश्य। क्या क्या उद्देश्य होते हैं? संगठनात्मक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और व्यक्तिगत उद्देश्य। संगठनात्मक उद्देश्य में 3 चीजें हमने पढ़ी थी। कौन कौन सी? 3 चीजों में कौन कौन सी चीजें हमने पढ़ी थी? पहला हमने पढ़ा था सर्वाइवल, उत्तरजीविता, है ना? सर्वाइव करना, लंबे समय तक चलते रहना। दूसरा क्या था? लाभ। लाभ सबसे प्रमुख संगठनात्मक उद्देश्य होता है। तीसरा क्या हमने पढ़ा था? बताइए। तीसरा था वृद्धि, यानी कई सारी शाखाएं खोल लो। उसके अलावा कर्मचारियों की संख्या अगर बढ़ जाए, संपत्ति में निवेश अगर बढ़ जाए, तो इसका मतलब हो गया कि संगठन ग्रोथ कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। तो ये हो गया संगठनात्मक उद्देश्य। के बाद सामाजिक उद्देश्यों में क्या था भाई? उचित गुणवत्ता वस्तुएं उचित किस्म पर प्रदान करना, सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेना, जन कल्याण कार्यक्रमों का आयोजन करना, आर्थिक धन में वृद्धि करना, अर्थव्यवस्था में सुधार लाना, है ना? इसके अलावा क्या था? व्यक्तिगत उद्देश्य। व्यक्तिगत उद्देश्य में हमने क्या पढ़ा था बेटा? कर्मचारियों से संबंधित उद्देश्य, जैसे उनको उचित पारिश्रमिक प्रदान करना, उचित कार्य वातावरण प्रदान करना, उचित वस्तुएं उनके लिए सुविधा, सुरक्षा की भावना देना। ठीक है, उनको सामाजिक मान्यता प्रदान करना, पीयर रिकॉग्निशन देना, मतलब जो उनके सहयोगी हैं उनके साथ उनका सद्भावनापूर्ण व्यवहार स्थापित करना। ये था व्यक्तिगत उद्देश्य। इसके बाद हम लोगों ने प्रबंध की विशेषता, उद्देश्य के बाद प्रबंध का महत्व पढ़ा था। बेटा विशेषता अगर आप जान गए ना, तो विशेषता के आधार पर आप महत्व की विवेचना आसानी से कर सकते हैं। प्रबंध की प्रकृति में हमने प्रबंध को 3 तरीकों से बताया था। प्रबंध विज्ञान के रूप में, प्रबंध कला के रूप में, प्रबंध पेशे के रूप में। ठीक है, ये पूर्ण रूप से कला है, ये एक सामाजिक विज्ञान है, पूरी तरह से विज्ञान नहीं मानेंगे इसको, और ये पेशे की तरफ एक कदम आगे बढ़ रहा है। इसके बाद प्रबंध के स्तर में हमने 3 स्तर पढ़े थे। कौन कौन से स्तर पढ़े हमने? उच्च स्तर, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से संबंधित है। उच्च स्तर सबसे टॉप लेवल पर कार्य करता है। उद्देश्यों का निर्धारण करना, नीतियों का निर्धारण करना, पूरे के पूरे होल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकी जवाबदेही बनती है। मध्य स्तर पर जो होते हैं वो विभागीय प्रबंधक होते हैं, जैसे क्रय विभाग क्रय प्रबंधक, आपके परचेज विभाग हो गया विपणन विभाग विपणन प्रबंधक, है ना, विक्रय प्रबंधक, मानव रिसोर्स में ह्यूमन रिसोर्स प्रबंधक। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने प्रबंध के स्तर पढ़ ली। प्रबंध के कार्य कौन कौन से हैं? 5 कार्य हैं और एक ही क्रम में होंगे। पहला क्या है? नियोजन। दूसरा क्या है? संगठन। तीसरा क्या है? नियुक्तिकरण। चौथा क्या है? निर्देशन। और 5वां और आखिरी क्या है भाई? नियंत्रण। ये क्रम हमेशा याद रखना, एक को स्किप मत कर देना, एक के बाद दूसरे पे जंप मत मार देना। ठीक है, फिर है प्रबंध के कार्य हो गया, और लास्ट में जो टॉपिक था वो था समन्वय। समन्वय क्या होता है? प्रबंध का सार होता है, प्रबंध का निचोड़ होता है। क्यों सार निचोड़ कहते हैं? क्योंकि प्रबंध के हर स्तरों में, प्रबंध के हर कार्यों में, प्रबंध के हर एक गतिविधि में समन्वय होना जरूरी होता है लक्ष्यों की पूर्ति के लिए।
तो ये था आपका होल ऑफ द चैप्टर, पूरा का पूरा अध्याय एक ही वीडियो में। आप इसे देखिए, समझिए और अच्छे से अपनी भाषा में इसको लिखिए, क्योंकि बोर्ड के लिए ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये आधारभूत अध्याय है। इसी अध्याय की परिकल्पना पर आगे के अध्याय आधारित हैं।